So today we will be doing the SEBI LODR changes. आप सुन तो चुके होंगे बहुत सारे changes आए हैं LODR, डर भी गए होंगे and it is relevant for exam from various perspective. Like आप executives में तो भर भर के है, professional exams में you are having this in module 1 forming a part of governance chapter, module 4 forming a part of secretarial chapter, audit chapter. So now एलओडीआर में इतने चेंजेस आए, हम सुन के पैनिक हो गए, सर क्या चेंजेस आ गया, सर पूरा देख रहे हैं, सर आरपीटी चेंज हो गया, सर प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज हो गया, सर फिर देख रहे हैं उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं बहुत सारे, सर हम लोग तो पढ़ के हम लोग को डर लग रहा है एग्जाम में अगर एलओडीआर से आ गया तो। डोंट वरी, विल मेक श्योर दैट व्हाट वी विल डिस्कस टुडे, वी आर श्योर दैट विल कवर द changes which happened in the last 1.5 years, and then more so from the exam perspective we'll try our best to mix it with the practical examples so that आज जो ये चीज है हमारे दिमाग में अच्छी तरह से घुस जाए। सर अच्छा क्या चेंजेस आया सर, बेसिकली आप हाईलाइट बताएंगे? यस ऑब्वियसली, सी सिंपली आई से द चेंजेस आर इन 3 फॉर्म: क्लैरिफिकेटरी, यूनिफॉर्मिटी एंड द गवर्नेंस। These 3 type of changes has took place. सर मतलब समझे नहीं, थोड़ा डिटेल में बताइए ना सर। Say for example, there are certain clauses which needs a clarification. Clarification in the sense जहां पर silent था LODR. Say for example, हमेशा बोलता था मार्केट कैप टॉप 100 का बेसिस पे अप्लाई होगा। अब किसी का मार्केट कैप में वो एक साल टॉप 100 में रहा, नेक्स्ट साल नहीं रहा, तो these are the clarification change they have made it in the LODR. अच्छा सर समझ गया, मतलब मोर सो टू मेक इट कंफर्ट फॉर द कॉर्पोरेट्स टू कंप्लाई विथ। यस, नेक्स्ट इज द यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी सर, यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस कहीं कहीं टाइमलाइन बड़ी मिसमैच हो रही थी, वो आप लोग को समझ गया कि आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना टाइमलाइन याद करने के लिए, तो दे हैव एड्रेस दिस यूनिफॉर्मिटी। एंड द थर्ड वन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। Sir, governance in the sense, governance, they want more rigid framework. They want more compliance framework to ensure that a governance structure exists both in letter and spirit. Sir, समझ गया, मतलब सर आपकी बात सुन के हम लोग एक बात तो समझ गए, क्या कि सर सबसे डरावने वाला गवर्नेंस ही है। एब्सोल्युटली राइट, डरावना नहीं है बट है, गवर्नेंस में चेंजेस है। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट रिलेटेड पार्टी। सर वाई स्टार्टिंग विद द रिलेटेड पार्टी फर्स्ट? बिकॉज सबको ही डरे हुए कि सर आरपीटी पूरा चेंज हो गया, रिलेटेड पार्टी आरपीटी पूरा, मतलब हर जगह, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे पढ़ो ही मत पुराना वाला। अरे पढ़ना क्यों नहीं है? देयर आर सर्टेन चेंजेस विच हैज ऑकर्ड इन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, एंड दीज आर द चेंजेस विच आर रेलिवेंट वन फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो। सर एग्जाम पर्सपेक्टिव कैसे, मतलब आप कैसे बोलना चाह रहे रिलेटेड पार्टी इतना इजी है? लेट मी टेल यू, सी अंडर रेगुलेशन 2 देयर वाज अ डेफिनेशन, राइट? दैट तो वी एवरीवन नोज दैट इट वाज अंडर द ZB2। सर ये डेफिनेशन तो समझ गया सर, डेफिनेशन में चेंज आया बहुत बड़ा, आराम से सुनिए ना, कोई चेंज नहीं आया। देखिए फर्स्ट क्या था, इट वाज अ रिलेटेड पार्टी मींस अ रिलेटेड पार्टी एज पर द एक्ट एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, and it was given that any entity belonging to the promoter group and holding 20%, and तो मतलब सारे promoter group entity हमारी promoter आरपीटी नहीं होती थी, रिलेटेड पार्टी नहीं होती थी, तो सर कौन सी होती थी? जो 20% होल्ड करती थी। बट सेबी later on has deliberated based on the committee recommendation that there is a need कि आप प्रमोटर एंटिटी को तो मान ही लीजिए रिलेटेड पार्टी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग इन द कंपनी। अगेन बोल रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग। वही चेंज आया, देखिए, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन और एंटिटी बिलोंगिंग टू द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ऑफ द एंटिटी। अब वो जो वर्ड है ना, एंड नहीं रहा, प्लीज फोकस करिए, अब वो वर्ड एंड नहीं रहा, तो सर क्या हो गया? अब वो वर्ड और हो गया। यही और कई सारे और ले आए हमारे लाइफ में, पेज, मतलब इन द सेंस पेजेस जो होते हैं ना, और पेजेस आ गए। सर और हो गया मतलब अब प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को आंख बंद करके विदाउट एनी फर्दर एग्जामिनेशन उनको रिलेटेड पार्टी मान लीजिए। और पहले क्या करते थे हम लोग? पहले हम लोग क्या करते थे, प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को, और फिर उसमें देखते थे कि कौन से प्रमोटर ग्रुप
20% होल्ड करते हैं, सिर्फ उन्हीं को मानते थे रिलेटेड पार्टी, और अब क्या करेंगे, अब हम सबको मान लेंगे। हम मतलब प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप है तो हमारा रिश्तेदार है। रिश्तेदार इन द सेंस आई विल रेफर रिश्तेदार वर्ड फॉर द रिलेटेड पार्टी, तो उनको रिश्तेदार मान लीजिए, राइट। और उन लोगों को एनी पर्सन, अब देखिए न्यूट्रल आ गया, न्यूट्रल वाली भावना, प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप को छोड़ दीजिए, एनी पर्सन holding 20% or more in your company, and from the next year April 23 if 10% holding is there, they will be considered as your रिश्तेदार। रिश्तेदार मीन्स रिलेटेड पार्टी। सर एक बार सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा इजी करके बताएंगे सर, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं सर, थोड़ा सिंपल करके बताइए ना। देखिए क्या होगा, एक्स एक कंपनी है, राइट, यस सर, इसके प्रमोटर है ए बी सी। ए होल्ड करता है 10% एक्स में, बी होल्ड करता है 2%, सी होल्ड करता है 20%। ध्यान से सुनिए, ध्यान से एकदम पहले वाले सीन में जाएं। अगर इस फ्लैशबैक होता ना, एक बार पुराने वाले रिश्तेदार की लिस्ट में ले चले। पुराने वाले में बोलता था सिर्फ वो प्रमोटर जो 20% और मोर होल्ड करते हो, तो अगर पुरानी लिस्ट में जाएं तो सिर्फ सी मेरा रिश्तेदार होता था पुराने वाले। तो अब क्या हो गया सर, अब सिचुएशन, हालात बदल गए। हालात बदल गए सर मतलब समझे नहीं सर, हालात बदल गए मतलब बताता हूं। हालात बदल गए सर, इससे क्या मतलब, आप क्या समझाना चाह रहे हैं हम लोग को? एक मिनट बताता हूं, डोंट वरी। आप लोग बड़ा डर जाते हो ऐसे, नहीं। हालात बदल गए इन द सेंस, अब सारे के सारे प्रमोटर विल बी योर रिलेटेड पार्टी। सर कैसे रिलेटेड पार्टी वो लोग हो गए, आप देखो, मैं बताता हूं कैसे हो गए। ए का होल्डिंग देख रहे हो? हां सर देख रहे हैं। ए का होल्डिंग आपको देखना नहीं होगा, तो मतलब सर ए एनीवेज वो हमारा रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। यस, एनीवेज ए विल बी योर रिलेटेड पार्टी। सर एनीवेज मतलब प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप है बोल के, यस, प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप बोल के होल्डिंग नहीं देखना है। बी भी हो गया आपका रिश्तेदार। सर क्यों? क्योंकि अब आपको होल्डिंग नहीं देखनी है। ओ सर इन शॉर्ट मतलब सभी मेरे रिश्तेदार हो गए। यस, तो ये तो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप वाले रिश्तेदार थे, मतलब समझ गए। मैं और सिंपल में समझाऊं तो ये तो हमारे फर्स्ट कजिन वगैरह हैं। बोला इनको तो मान ही लो रिश्तेदार, इनसे कितना भी भेदभाव कैसे रखोगे। बोला अब वो लोग भी रिश्तेदार हो गए जो आपके ऊपर हक जताते हैं। मतलब सपोज करिए देयर इज अ कंपनी कॉल्ड पी। सर ये पी कंपनी है? हाँ जी, पी एक कंपनी है। ये आपकी कंपनी में 15% होल्ड करती है। 15% होल्ड करती है तो नेक्स्ट ईयर से होगी। और अगर सपोज करिए सर इसकी होल्डिंग 25 हो आपकी कंपनी में, लेकिन सर ध्यान से सुनिए, ये पी कंपनी प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप नहीं है। अगेन सेइंग, पी कंपनी प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप नहीं है। सो सर नहीं है तो क्या हुआ? नहीं है तो पहले प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप नहीं है तो रिश्तेदार हुआ नहीं। तो हम सेकेंड लेवल देखेंगे कि अब उनकी होल्डिंग देखो, तो उनकी होल्डिंग देखा मोर देन 20% है, 20% और मोर इन माई कंपनी। तो द मोमेंट दे आर होल्डिंग 20% और मोर इन माई कंपनी, दैट मीन्स वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। For this year the threshold is 20%, for next year the threshold will be 10%. एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, a company called PQR Limited which is a different company run by the different set of directors, promoters। इतनी बार डिफरेंट लग देगा कि आपको लगेगा कि ये तो दूर की कंपनी है। हम लिख देगा फिर वही XYZ Limited holds 21% in a company listed company called A Limited, right? और आगे कुछ नहीं लिखेगा, बस इतना लिखेगा दे होल्ड 21% इन ए लिमिटेड। दे वांट टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद द ए लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ सर्विसेज। व्हाट आर द अप्रूवल्स दे विल रिक्वायर। अब आपको लगेगा नहीं नहीं इसमें तो कोई अप्रूवल नहीं, सीधा सा कंपनी है, लोग अपने पूरे भावनाओं लिख लिख के आ जाएंगे। दे विल एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन एंड देन दे विल बी मेड पेमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एटसेट्रा। भूल जाओगे कि ये रिलेटेड पार्टी हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वो 20 और 20% से मोर होल्ड करता है। किसमें? लिस्टेड एंटिटी में। तो अगर होल्ड भी किया तो आपका रिश्तेदार हो गया। तो सर इन शॉर्ट अगर देखें रिलेटेड पार्टी बहुत बढ़ गया। यस, आप देखो पहला तो वो बोलता है कंपनीज एक्ट की पूरी लिस्ट ले ही लो,
राइट, वो होल्डिंग सब्सिडी सारी गिन लो। उसके बाद एएस में भी जो है वो सारे ले लो। फिर बोला प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप है, इन लोग को भी पूरा ले लो। फिर वो शेयर होल्डर जो आप में 20% होल्ड करते हैं उनको भी ले लो, और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड अगर 10% भी होल्ड करते हो उनको भी ले लो। तो लिस्ट बढ़ती गई, समझ गए, रिश्तेदार बढ़ते गए, बढ़ेंगे भाई, आप बिजनेस जो बढ़ा रहे हो। सर इतना बड़ा तो नहीं बढ़ा है कि रिश्तेदार इतने बढ़ गए, बढ़ेंगे, समझ गए। तो लॉ बोलता है रिश्तेदार मान लो। सर अब एक्चुअल में ये तो रिलेटेड पार्टी की लिस्ट तक थी, ये तो समझ गया अब रिलेटेड पार्टी कौन कौन होगा और कितनी बढ़ गई। सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, these have also been changed, yes, under regulation 2ZC, even the definition of related party transaction has gone change. सर क्या चेंजेस आए उसमें, उसमें जो चेंजेस आए समझेंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट टू मेक द लाइफ इजी, let us understand the differentiation between the Companies Act RPT and the LODR RPT. अच्छा सर वो कैसे समझेंगे सर, थोड़ा बताएंगे। हाँ देखिए, कंपनीज एक्ट में हम कौन सा सेक्शन देखते हैं, कौन सा बताइए, 188, यस सर, पूरा 188 ही देखते हैं। 188 में भी हम लोग वो कंडीशन देखते हैं, नॉट मीन्स इफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट एट आर्म्स लेंथ बेसिस और नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर दोनों सेटिस्फाइड है, आर्म्स लेंथ और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सेटिस्फाइड है, तब तो हम लोग सर कुछ भी नहीं देखते हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो 188 की बात ही नहीं सोच सकते हम लोग। अगर दोनों में से एक भी लेग गड़बड़ाया तब हम लोग 188 के बारे में सोचते हैं अप्रूवल में, राइट। सो 188 की एक सर छोटी सी लिस्ट है, बहुत अच्छी है सर, याद कर लेते हैं हम लोग। परचेज ऑफ सेल्स गुड सर्विसेज, अवेलिंग गुड सर्विसेज, राइट, डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एटसेट्रा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, अंडर राइटिंग, सर ये सब बस याद करके छोटी सी लिस्ट है, लाइफ बहुत ईजी है वहां पर। एंड देन वहां पर एक ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए होता है 177 में, कि ऑडिट कमेटी से गिव द अप्रूवल, राइट। 188 में बोर्ड का अप्रूवल बात कर ही लिए। एंड शेयर होल्डर अप्रूवल तभी जाएगा जब मैटर 188 का हो। ओनली इफ द मैटर पर्टेन्स टू सेक्शन 188 देन ओनली शेयर होल्डर्स अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड, बिकॉज उससे बाहर ट्रांजेक्शन जो होंगे वो कभी यहां आएंगे ही नहीं। दो वो ट्रांजेक्शन ऑडिट कमेटी में नहीं केस आएंगे, बट 188 में नहीं आएंगे। सर लाइफ बहुत इजी है वहां पर, वो इसीलिए सर वो अच्छा लगता है जब पढ़ते हैं सर। हाँ अंडरस्टूड, वो अच्छा लगेगा ही। सर एलओडीआर में सिचुएशन चेंज है। कैसे? पहला तो ऑल, सर तो ब्रांड का नाम लग रहा है, नहीं नहीं, ऑल इरिस्पेक्टिव वेदर यू चार्ज द प्राइस और नॉट। बोला भूल जाओ वो आर्म्स लेंथ और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बातें, बोला वो आप लोग कंपनीज एक्ट में करते हो, अच्छी लगती है। बोले यहां जब आए हो एलओडीआर में, डोंट टॉक ऑल दिस। बोला वी विल कंसीडर ऑल आरपीटीज एज आरपीटी अंडर द सेबी एलओडीआर। बोला वो चूजी मत बनिए, आप सेलेक्टिव मत बनिए कि आर्म्स लेंथ है ये तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्योंकि 188 में याद है स्मार्टनेस देख के आप लोग, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया और आर्म्स लेंथ भी हो गया तो आप हमेशा क्या बोलते हो कि सर ये तो जाएगा ही नहीं, बिकॉज ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, आर्म्स लेंथ बेसिस पे भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे भी है। एलओडीआर बोलता है ये सब वहां तक ही, हमारे पास आओगे तो ऑल आर सेम। तो बोला ऑल ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इरिस्पेक्टिव वेदर यू चार्ज द प्राइस और नॉट। ऑडिट कमेटी अप्रूवल, बोला यस। बोला ये तो लेना ही है, जब वहां भी है तो हम लोग देंगे। बोर्ड अप्रूवल साइलेंट है, बट देन डजंट मीन दैट यू विल नॉट टेक बोर्ड अप्रूवल। कई बार लोग सोचते हैं अरे बोर्ड अप्रूवल लेना ही नहीं है क्या? लेना तो है ही, यहां लॉ साइलेंट है, राइट। एंड देन शेयर होल्डर्स अप्रूवल, यहां पर शेयर होल्डर्स अप्रूवल की कहानी एकदम अलग है। आई होप ये आप लोग कितनी बार पढ़ चुके होंगे। यहां पर शेयर होल्डर का अप्रूवल ओनली फॉर मटेरियल आरपीटी चाहिए। सर ये नया क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं, मटेरियल आरपीटी। सर मटेरियल आरपीटी मींस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड आर्म्स लेंथ, फॉरगेट अबाउट दैट। सेबी एलओडीआर इज ओनली वरीड अबाउट मटेरियल आरपीटी। दे हैव डिफाइंड सर्टेन थ्रेशोल्ड basis which the materiality will be defined, and that will be considered as your material RPT, and if it is material RPT you have to take shareholders approval. ओह सर लाइफ बहुत इजी है, मतलब यहां पर तो और इजी लग रहा है हम लोग को कि कुछ भी मत देखो, ऑर्डिनरी कोर्स आर्म्स लेंथ देखना ही नहीं है, बस मटेरियल देखो तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल लगेगा, राइट। सर सपोज करिए ना
ट्रांजैक्शन लिस्टेड कंपनी है एक और मटेरियल नहीं हुआ, तो इसका मतलब शेयर होल्डर के पास जाएंगे नहीं? नहीं, कंपनीज एक्ट तो इन एनी केस देखोगे, because Companies Act is the mother act. So if the transaction is not in that ordinary course of business or not as arm's length basis, then in any case you will go to the shareholders under the Companies Act. और अगर मटेरियल हुआ तो एलओडीआर का भी रेफरेंस दोगे और लिख देना उसमें कि मटेरियल है, राइट? मतलब एक ही ट्रांजेक्शन हो सकता है कि कंपनीज एक्ट में अप्रूवल ले रहा हो, सेबी एलओडीआर में नहीं ले रहा हो, और हो सकता है कंपनीज एक्ट में नहीं ले रहा हो, सेबी एलओडीआर में ले रहा हो। सर ये कैसे होगा, थोड़ा समझाएंगे? से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का टर्नओवर है 100 करोड़ और मर्टेलिटी पे मैं जाऊंगा, मर्टेलिटी का थ्रेशोल्ड है 10%। अभी जस्ट आपको बताने के लिए बोल रहा हूं कि टर्नओवर कितना है, 100 करोड़। लिखते रहा करो, टर्नओवर कितना है, 100 करोड़, एंड मर्टेलिटी ट्रांजेक्शन जो मैं एंटर कर रहा हूं ट्रांजेक्शन वो है 15 करोड़ का, और मेरे लिए मर्टेलिटी क्या है, 10% ऑफ टर्नओवर। मैं दिखाऊंगा, थ्रेशोल्ड भी दिखाऊंगा, बड़ी डरिए मत, सच्ची बता रहा हूं जो बता रहा हूं, 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 करोड़। बट मैं कितने का ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, 15 का। मटेरियल हुआ ना, हुआ। सर लेकिन ट्रांजेक्शन एट आर्म्स लेंथ है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दोनों सेटिस्फाइड है। यस, यही मैं बोल रहा हूं, जब दोनों सेटिस्फाइड है तो मैं कंपनीज एक्ट में जाऊंगा नहीं। लेकिन सुनिए तो सही, लेकिन सेबी एलओडीआर में आई नीड टू गो फॉर एंड आई नीड टू टेक अप्रूवल। ओह सर समझ गया, मतलब सेबी एलओडीआर में इन एनी केस यू विल टेक अप्रूवल। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, अंडर द सेबी एलओडीआर यू हैव टू टेक अप्रूवल बिकॉज इट इज मटेरियल आरपीटी। ओह सर बड़ा देर से समझ में आता हम लोग को। चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, अब आ गया। आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेकिंग अप्रूवल। नाउ let's have a look at the related party transaction. जब related party transaction की बात करते हैं तो लोग फिर कंफ्यूज होते हैं, सर ये आरपीटी ये भी अमेंड हुआ ना? यस, रेगुलेशन 2ZC में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी अमेंड हो गया। देखिए जनरल सेंस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माने किसके साथ, रिश्तेदारों के साथ। किसका, मेरा, राइट? अगर आप बोलो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स, सर्विस और ऑब्लिगेशन। मतलब आप किसी को रिसोर्स भी ट्रांसफर करते हो अपना, से फॉर एग्जांपल मैन पावर भी ट्रांसफर करते हो एक बार उस काम के लिए, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सर यहां तक तो ठीक है, पहले भी था अमेंडेड के पहले, हाँ जी अंडरस्टूड, अमेंडमेंट के पहले भी था। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन, बिटवीन the listed entity or any of its subsidiary on one hand। on one hand मतलब एक तरफ लिस्टेड कंपनी और उसकी सब्सिडरी हो। समझ गए? मतलब अब देखिए रिश्तेदारों की लिस्ट कैसे बढ़ेगी। मतलब आप अपने एंगल से सिर्फ रिश्तेदार मत देखो, अपने जो घर वाले हैं क्लोज, उनके लोग जो रिश्तेदार हैं, समझ गए? मतलब भाई भाई है उनके भी इन लॉज वगैरह, वो सब को इंक्लूड कर लो, बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा रिश्तेदार का। मतलब सोच रहे हो कितनी बड़ी लिस्ट बनेगी। सर एक बार थोड़ा और समझाइए। बोलता है लिस्टेड कंपनी एंड द सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड रिलेटेड पार्टी ऑफ लिस्टेड और रिलेटेड पार्टी ऑफ सब्सिडरी। मतलब एक तरफ मैं लिस्टेड कंपनी और उसकी सब्सिडरीज, और दूसरी तरफ अगर दोनों की कोई भी रिलेटेड पार्टी है तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। सर नया क्या है? हाँ ठीक है, लॉजिक है, नया है ना, सुनो ना, नया है, कैसे नहीं है? सपोज करिए रिलेटेड पार्टी, उसमें पार्टी नहीं है, मेरी सब्सिडरी एक ट्रांजैक्शन की, सब्सिडरी ऑन वन हैंड एंड सब्सिडरी अपनी रिलेटेड पार्टी से या मेरी रिलेटेड पार्टी से एक ट्रांजैक्शन की, ऑन द अदर हैंड माई रिलेटेड पार्टी और सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी देयर। अगर इन लोगों के साथ भी ट्रांजैक्शन हुआ सर, मैं पार्टी नहीं होते हुए भी ट्रांजैक्शन मेरा हो गया। मतलब समझ रहे हो, गुनाह कोई और किया और बदनाम हम हो गए। सर इस टाइप की लाइन बोलने से थोड़ा इजी बनता है लाइफ में, राइट? मतलब सब्सिडरी और सब्सिडरी वन साइड में है, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब्सिडरी इज ऑन वन साइड एंड देन
the related parties of subsidiary, related party of your is on the other side, then also it become a related party transaction for you. सर ये तो बहुत खतरनाक है. हाँ जी, तभी तो बोल रहा था बार बार ये खतरनाक है. सेकेंड बोलता है, देखिए फिर सुनिए, अ लिस्टेड कंपनी और सब्सिडरी ऑन दी वन हैंड, और दूसरे हैंड पे अब इनकी रिलेटेड पार्टी नहीं है, दूसरे हैंड पे कोई और है, बट जिसका अल्टीमेट बेनिफिट किसी रिलेटेड पार्टी को जा रहा हो. मतलब समझ गए, कई बार हम लोग चालाकी करते हैं ना थोड़ी तरफ, बोलेंगे सर आरपीटी कैसे होता है. मैं बोला एक तरफ रिलेटेड पार्टी, एक तरफ सब्सिडरी हो या उसकी, सॉरी लिस्टेड हो या उसकी सब्सिडरी हो, और दूसरी तरफ उन दोनों की रिलेटेड पार्टीज हो. आप बोले वाह सर बहुत बढ़िया. बोले सर हम लोग क्या करेंगे मालूम है सर, ये जो इनकी रिलेटेड पार्टीज है ना, इन लोग को हटा देंगे. हटा दो, बहुत बढ़िया. सर हम लोग एक पर्सन को ऐसे ले आए, पता नहीं चलेगा कि मतलब हम लोग के लिए ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो रिलेटेड पार्टी नहीं हुआ. वाह वेरी गुड. बट नहीं होते हुए भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगा. कैसे? बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड, इट विल बी डीम्ड एज रिलेटेड पार्टी अगर उस ट्रांजैक्शन का अल्टीमेट बेनिफिट आपके रिलेटेड पार्टीज को जा रहा है. सर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ, मतलब समझ तो गए बट थोड़ा डिफिकल्ट हुआ समझने में. कोई बात नहीं, अब देखिए एकदम क्लियर दिख रहा होगा. रिबन में समझ में आ रहा है, इधर उधर जिगजैग जिगजैग खेल रहे हैं हम लोग. एक तरफ लिस्टेड पार्टी, सब्सिडरीज है. अब देखो अगर लिस्टेड, पहला नंबर, लिस्टेड अपनी रिलेटेड पार्टी से करती है तो एकदम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. सर लिस्टेड सब्सिडरी की रिलेटेड पार्टी से करती है तो नया लिस्ट आ गया ना, पहले नहीं था. पहले था मैं और मेरे रिश्तेदार, अब मैं, वो और मेरे और उसके भी रिश्तेदार. समझ गए, कहानी थोड़ी ट्विस्ट आ गई. मैं और मेरे रिश्तेदार से द कंसेप्ट हैज चेंज. मैं और वो, और मैं और वो के रिश्तेदार, ऐसा हो गया. तो रिलेटेड पार्टी दोनों आपस में लिस्टेड है और उसके रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है. लिस्टेड एंटिटी एक तरफ है, रिलेटेड पार्टी ऑफ सब्सिडरी दूसरी तरफ है, तब भी रिलेटेड पार्टी है. सर सुनिए ना, अगर एक तरफ सब्सिडरी है और एक तरफ रिलेटेड पार्टी ऑफ लिस्टेड है, तब भी रिलेटेड पार्टी है. सर फिर सुनिए, एक तरफ सब्सिडी और दूसरी तरफ उसकी रिलेटेड पार्टी है. इसमें तो सर नंबर 4 में तो मैं दूर दूर तक ना मैं हूं ना मेरे रिश्तेदार हैं, तब भी वो तो है ना, तो वो तो है तो फिर आएगा. राइट सर, हम लोग तो है ही नहीं, मतलब ना मैं रिलेटेड पार्टी है ना रिलेटेड पार्टी की सब्सिडी, मतलब ना तो लिस्टेड एंटिटीज है ना लिस्टेड एंटिटीज की सब्सिडी रिलेटेड पार्टीज हैं. अंडरस्टूड कि ना आप हो ना आपके रिलेटेड पार्टीज है, बट फिर भी आपकी सब्सिडरी तो कल्प्रिट है ना, आपकी सब्सिडरी तो ट्रांजैक्शन कर रही है ना, इट विल बी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फॉर यू. सो समझ गए, 4 लेग है. इसको इजीली लाइफ में इजी बनाना हो ऐसे लिख लेना, एग्जाम में भी यू कैन राइट इट वेरी क्लियरली. लाइफ इजी बन जाएगी थोड़ी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसे ही, इतना झमेला लाइफ में. राइट और फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इनफैक्ट द सिचुएशन विल बी लाइक दैट कि एक तरफ लिस्टेड और सब्सिडरीज हो और दूसरी तरफ कोई पर्सन भी हो, बट जिसका अल्टीमेट बेनिफिट, पर्पस एंड इफेक्ट किसी रिलेटेड पार्टीज को बेनिफिट देना हो, तो दैट विल ऑल्सो बी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. सर बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब समझ गया, मतलब अब तो सब्सिडरी को भी देखना होगा. यस, एग्जाम में क्वेश्चन आए, बहुत केयरफुल देखिएगा. अ सब्सिडरी ऑफ एक्स लिमिटेड विच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ दिस, ऐसा लिखा हुआ आएगा. राइट and the subsidiary wants to enter into a transaction with a related party for amount of this much, will the LODR provision be applicable? Since the company is unlisted, the company secretary has advised the LODR will not be applicable. आप पूरा गांव बह जाएगा कि यस यस ये तो अनलिस्टेड है सब्सिडरी, अनलिस्टेड. नो 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 नो, इवन सब्सिडरीज के आरपीटी भी हम लोगों को देखने हैं. राइट सर, अब बहुत क्लियर हुआ. सर अब वो मटेरियल जो बता रहे थे वो बताएंगे थोड़ा. ये तो हो गया रिलेटेड पार्टी, समझ गए कि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की सारी एंटिटी होती है, प्लस कोई और पर्सन जो 20% होल्ड करे वो भी होता है, प्लस कोई और पर्सन जो 10% होल्ड करे वो भी हो जाते हैं. सर ये तो हो गया रिलेटेड पार्टी की लिस्ट. रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन की लिस्ट भी सर आपने बताई, वो भी समझ गए सर. सर वो मटेरियल आरपीटी आप बहुत बार बोलते हैं, सर थोड़ा बताएंगे मटेरियल आरपीटी क्या होता है? Material RPT means the transaction which individually or taken together with the previous transaction exceeds
1,000 crore or 10% of the turnover, whichever is lower and which is as per the audited last audited financial statement. सर मतलब ये जो पहले भी था ना 10%, ये 1,000 क्यों आया? 1,000 आने से तो बल्कि लिमिट बढ़ गया। नहीं नहीं, लिमिट कैसे बढ़ गया? वर्ड तो लोअर है, विचीवर इज लोअर। 1,000 इसलिए आया कि बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे फॉर एग्जांपल जिन कंपनियों का टर्नओवर 20,000 करोड़ है, राइट, उनका 10% कितना होगा? 2,000 करोड़। सर इतनी कंपनी है एकदम है। सर उनका थ्रेशोल्ड क्या होगा? 2,000 करोड़। अब आपको नहीं लगता वो लोग हमेशा मिसयूज करेंगे? 2,000 करोड़ तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन है, इसीलिए लिमिट ला दिया कि 10% और 1,000 करोड़। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है लिमिट को और घटा दे। सो विच एवर इज लोअर, सो दैट अगर आपका 1,000 से ऊपर जा रहा था, ये इस केस में दो लिमिट कितनी आ रही? 2,000, बट 1,000 भी एक साथ में है, तो अब उन बड़ी कंपनियों को भी, जाइंट कंपनियों को भी लिस्टेड कंपनी अप्रूवल के लिए, मींस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अप्रूवल के लिए शेयर होल्डर के पास जाना पड़ेगा। जब जब लाइफ में मटेरियल आरपीटी आएगा, तब तक हम दुखड़ा अपना लेते हुए किसके पास जाएंगे? शेयर होल्डर्स। सर शेयर होल्डर को क्या बोलना है? शेयर होल्डर को बोलना भैया मेरा ट्रांजैक्शन है, अप्रूव कर दो, उसमें हम सारे डिटेल्स देंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या इंडिकेटिव प्राइस है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन, बेनिफिट क्या है कंपनी को, राइट। सेबी ने अपना सर्कुलर भी लाया है नवंबर 2021 में, गिविंग अ डिटेल्स विच विल बी इंक्लूडेड इन द नोटिस। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में वो सारे लिखने होंगे, रीजनिंग, दैट व्हाट आर द रीजंस, like why you are entering into the transaction, what are the benefits you will have, indicative price क्या था, अप्रूवल आपने मिला कि नहीं ऑडिट कमेटी का, राइट। यू विल गिव ऑल दिस डिटेल अंडर द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सर समझ गए? तो मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड कब आएगा? जब आपका ये 1,000 और 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड विच एवर इज लोअर। सो ये अमेंडेड है, पहले था 10% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर। सर समझ गए? ये तो बहुत इजी है, ये समझ गए हम लोग। सर अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मटेरियलिटी का समझ गया, तो मतलब हम लोग को करना क्या है? बेसिकली पहला हम लोग को देखना है मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड, अगर वो क्रॉस कर जाए टेक अ अप्रूवल, राइट। एंड एक मजेदार चीज है, वो ध्यान से देखिए। क्या होता है ना, कई बार हम एक कंफ्यूज हो जाते हैं एक वर्ड में। आई वॉन्ट टू सर्कल किया ना, देखो मैं इतना डीप सर्कल किया कि आपको लेटर्स नहीं दिखे ढंग से। कई बार सपोज करिए एक कंपनी है, इनका थ्रेशोल्ड आ रहा है 20 करोड़। मैं टर्नओवर देख लिया, टर्नओवर था 200 करोड़ का, तो 10% कितना हुआ? 20 करोड़ थ्रेशोल्ड है। कंपनी है एक्स, मैं इधर कर रहा हूं ताकि सबको दिखे। ए बी सी, ये तीन रिलेटेड पार्टी है। ए के साथ ट्रांजैक्शन किया 15 करोड़ का, बी के साथ ट्रांजैक्शन किया 4 करोड़ का, और सी के साथ ट्रांजैक्शन किया 5 करोड़ का। ये तीनों रिलेटेड पार्टी है, ए बी सी। बोल दिया अगला, ए के साथ 15 करोड़, बी के साथ 4 करोड़, सी के साथ 5। कितना हुआ टोटल? मैथ्स हम लोग का बड़ा स्ट्रांग है। सर 23 होगा क्या? नहीं 24। सर बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, तो ये तो 20% क्रॉस कर गया सर 20 करोड़ को। ये तो नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता बोलोगे, आपका मार्क्स कट जाएगा, फिर आपको भी वो बोलेगा कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। क्योंकि ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से, दिस थ्रेशोल्ड हैज टू बी एग्जामिन्ड फॉर अ सिंगल रिलेटेड पार्टी। सिंगल मतलब आप एक एक रिलेटेड पार्टी के अगेंस्ट में ये लिमिट है 10% की। ए के साथ देखिए 15 करोड़ है, विद इन द लिमिट। बी के साथ 4 करोड़ है, विद इन द लिमिट। सी के साथ विद इन द लिमिट है 5 करोड़। सो डोंट चेक दिस टोटल एट ऑल। आपको टोटल देखना ही नहीं है, टोटल देखोगे तो पाप है। टोटल कब देखोगे? से फॉर एग्जांपल ए के साथ ऑलरेडी 15 करोड़ किया हुआ है और एक 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा है। सुनिए ध्यान से, ऑलरेडी 15 करोड़ का किया हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, और 10 करोड़ का कर रहा है, तो दिल धड़का? कुछ लोगों का धड़का ना? हाँ सर धड़का, क्योंकि 15 किया हुआ है और 10 कर रहा है। कितना होगा? 25। The moment it reaches 25, means crossing the threshold of 20, it is triggering the material. अगर ए के साथ और 10 का करने जाएगा, ये 15 ऑलरेडी हो गया है, जैसे ही और 10 का करेगा ये 20 करोड़ को ब्रीच कर देगा और मटेरियल हो जाएगा।
सो इन समरी आई विल ऑलवेज चेक द लिमिट फॉर सिंगल पार्टी। लिखिए प्लीज, लिखिए ना, एग्जाम में भूल जाओगे। एग्जाम में जानबूझ कैसा देगा, ए के साथ 15 हुआ, 4 के साथ, बी के साथ 4 हुआ, सी के साथ आप 5 करोड़ का एंटर करने जा रहा है, प्लीज प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर। और पूरा गांव का दिल धड़क जाएगा कि 15 4 19 ऑलरेडी हो गया रे बाबा, और कैसे 5 होगा, 20 इज द लिमिट। लिख देगा मटेरियल मटेरियल मटेरियल, एग्जाम में भी लिख देगा यू आर अ काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ अ मटेरियल, राइट। सो ऐसा प्लीज मत करिएगा सर। समझ गए, अब समझ गए। अब नेक्स्ट आइए सर, इसमें अप्रूवल मैकेनिज्म क्या होती है थोड़ा समझाइए ना। पहला बात तो एक नया ट्विस्ट, जनवरी ऑनवर्ड्स एक बड़ा भूकंप आया कॉर्पोरेट्स में कि ऑडिट कमेटी, सारे के सारे ऑडिट कमेटी में द प्रायर अप्रूवर विल बी ओनली दोज मेंबर हु आर आईडी। आईडी मीन सर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उन्हीं का सिर्फ अप्रूवल लगेगा सर। बट कंपनीज एक्ट में तो सबका लगता है। हाँ, आपको मिनट्स दोनों वे में लिखनी होंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा ना सर। कैसे मतलब, अगर समझाइए ना सर, थोड़ा प्रैक्टिकल है, हम लोग कहीं सुने नहीं ये बात। देखिए मिनट्स आप करते हो ना, मिनटिंग ड्राफ्ट नहीं पढ़े प्लीज, ऐसा मत बोलो ना। ड्राफ्टिंग हमारा एक सब्जेक्ट है, मिनट्स हम बचपन से पढ़े, मतलब बचपन आई मीन टू से व्हेन जॉइन द कोर्स। सो मिनट्स में क्या लिखते हैं, बोर्ड की प्रोसीडिंग, उसमें क्या लिखोगे, द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वेर अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमेटी मेंबर्स कंसेंटेड टू द रिलेटेड पार्टी लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विच वेर नोटेड बाय द डायरेक्टर्स, राइट। फर्दर उसी में लिखोगे इन टर्म्स ऑफ द सेबी एलओडीआर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैव गिवन द स्पेसिफिक अप्रूवल टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। सर ऐसा क्यों, डबल लाइन क्यों? क्योंकि अब एलओडीआर के हिसाब से ऑडिट कमेटी के सिर्फ आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अप्रूवल देंगे। ओ सर मतलब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। यस समझ गए, ओनली आईडीज विल गिव अप्रूवल। सर बाकी लोग दे दे तो दे, बट आईडी का अप्रूवल होना मैंडेटरीज है, राइट। दे विल ओनली वोट टू अप्रूव द ट्रांजेक्शन। ऑडिट कमेटी डजंट वांट एनीबडी एल्स इन टर्म्स एज फार एज द लिस्टेड कंपनी इज कंसर्न। सो सर पहले यह अप्रूवल हो गया। अब सर वो बताइए ना, अब हम लोग समझ गए, मतलब ऑडिट कमेटी तो देगा ही देगा, राइट, सर्टेन ट्रांजेक्शंस में। एंड देन सर मटेरियल होगा तो शेयर होल्डर के पास जाएगा। एक मैट्रिक्स है, इसके थ्रू हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं इजीएस्ट वे में कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन कहां कहां अप्रूव हो रहे हैं, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द लेटर ऑन, राइट। एकदम इजीएस्ट वे में समझते हैं। सर देखिए लिस्ट में पहला एग्जाम्पल, लिस्टेड एंटिटी है, एक ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है, किसके साथ सर, ये रिलेटेड पार्टी ऑफ लिस्टेड के साथ एंटर कर रहा है, मतलब अपनी ही रिलेटेड पार्टी के साथ, और लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन मटेरियल नहीं है। तो खुश तो हुए ना, हम तो खुश हो गए भाई, मटेरियल नहीं है मतलब शेयर होल्डर के पास नहीं जाना है। अभी सुनिए ना प्लीज, कंपनीज एक्ट को थोड़ा एक बार हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज कंपनीज एक्ट में हो सकता है जाना पड़ जाए। क्यों जाना पड़ जाए बताओ तो? हाँ बताओ। हाँ सर अब याद आया, कुछ धुंधला धुंधला। अगर वो नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और नॉट एट आर्म्स लेंथ बेसिस है तो, राइट। सो अभी एक बार कंपनीज एक्ट को थोड़ा साइड कर लेते हैं, पार्क कर लेते हैं। अभी क्या बात करते हैं, अभी हम लोग लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं। लिस्टेड एंटिटी सब्सिडरी के साथ ट्रांजेक्शन एंटर, सॉरी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन एंटर किया, मटेरियल नहीं है। ऑडिट कमेटी के पास तो जाएगा ही जाएगा सर। बोर्ड अप्रूवल डिपेंड करता है कि वो दे कि नहीं सर्कमस्टेंसेस पे, मतलब रिक्वायरमेंट है कि नहीं। शेयर होल्डर अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, चाहिए नहीं सर। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज मटेरियल है ही नहीं सर। एकदम राइट, वेरी गुड, फुल मार्क्स आप लोगों को। आओ सेकंड एग्जांपल करते हैं कि करके। लिस्टेड कंपनी एंटर कर रहा है एक ट्रांजेक्शन अपनी रिलेटेड पार्टी से, मटेरियल है सर। अब तो हम लोग आंसर समझ गए सर, मत बोली ना आगे, समझ गए। मतलब ऑडिट का तो प्रायर लगेगा ही लगेगा, शेयर होल्डर का भी लगेगा। और सर बहुत इजी है, इतना है, आप लाइफ को इजी बना दिए अब तो एकदम, मतलब अब आप सर दीजिए ना, बस हम लोग को प्रॉब्लम दीजिए, हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर 3, सब्सिडरी एंटर कर रहा है सर, फिर हम लोग का लेना देना ही नहीं है। नहीं बताए ना, एक तरफ आप और सब्सिडरी कोई भी हो चलेगा। तो सब्सिडरी एंटर कर रहा है रिलेटेड पार्टी के साथ, या वो चाहे लिस्टेड कंपनी का रिलेटेड पार्टी हो या सब्सिडरी का, लेकिन सर ये मटेरियल नहीं है सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज नॉट मटेरियल, बट देन इट विल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। सर ये जाती नहीं हो रहा सर, हम लोग प्रायर अप्रूवल के पास जाएंगे,
हाँ, प्रायर अप्रूवल किसका? प्रायर अप्रूवल ऑफ लिस्टेड कंपनी का। सर ये बहुत जाती है, तब तब जाएंगे जब जब ये ट्रांजेक्शन 10% ऑफ टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा। 10%, यहां लिख लीजिए, जब जब ये ट्रांजेक्शन 10% क्रॉस कर जाएगा टर्नओवर का, तब तब। और अभी तो 10% कंसोलिडेटेड बेसिस पर है। आप मजेदार बात सुनिए, वेरी सून इट विल बी लाइक दैट कि अंडर दिस रेगुलेशन 23 सब रेगुलेशन 2, दिस 10% फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर विल बी ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। मतलब सब्सिडरी का भी अगर 10% क्रॉस कर रहा है तब भी आप ऑडिट कमिटी के पास आएंगे प्रायर अप्रूवल के लिए। सर मटेरियल का भी तो कुछ ऐसा ही 10% था ना? नहीं नहीं, मटेरियल को मिक्स मत करिए। मटेरियल था 10% ऑफ टर्नओवर और 1000 करोड़। मैं अभी प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट की बात कर रहा हूं। तो मतलब आप समझिए कितना दर्द होगा आपको जब आपकी सब्सिडरी किसी के साथ एक ट्रांजेक्शन करे। समझ लो, प्रैक्टिकली सोचो, आपकी अपनी सब्सिडी किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, कुछ लोग बहुत ज्यादा भाव में खो गए, एंड दैट ट्रांजेक्शन एक्सीड्स 10% ऑफ द turnover, consolidated turnover. That way means the moment this crosses 10%, you need to come back to the listed company audit committee कि भैया अप्रूवल दे दो ना, right? So approval is required in that case. So sir, prior approval of audit committee of listed company का चाहिएगा, yes. तो कितना वियर्ड सिचुएशन होगा ना कि सपोज करिए आपकी लिस्टेड कंपनी एग्री कर गई कि ट्रांजैक्शन कर लो, अप्रूव भी कर दी, लिस्टेड कंपनी रिजेक्ट कर दिया। हो ही सकता है, हाँ एकदम हो सकता है सर, देयर विल बी सच सिचुएशन अराइजिंग। नंबर 4 एग्जांपल पे आओ। 4 एग्जांपल क्या है? सब्सिडरी एक ट्रांजैक्शन एंटर किया, अगेन कौन उधर? रिलेटेड पार्टीज हैं, लिस्टेड और सब्सिडरीज की, और लेकिन ये ट्रांजैक्शन मटेरियल है। मतलब मटेरियल इन द सेंस पहले से डिफाइंड है, वो मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है, तो वो देखते ही तो शेयर होल्डर तो सर जाएंगे ही जाएंगे सर। ऑडिट कमेटी अप्रूवल आएंगे। अगर 10% ऑफ टर्नओवर हो गया क्रॉस तो ऑडिट कमेटी ऑफ लिस्टेड कंपनी के पास भी आएंगे, मतलब पूछ के करेंगे। सब्सिडरी कर लो, बोला बेटा कर लो, ट्रांजैक्शन घर के हैं, अरे समझ गया, सब्सिडरी बेटा बेटी टाइप हो गए, कर लो, ऐसी बदमाशी इधर उधर हरकत कर लो, बट अगर 10% क्रॉस कर रहा है तो एटलीस्ट घर में बता के पूछ के करो ना। अरे छोटी मोटी चीज खरीद लिया, जाते अच्छा लगा एक पेन खरीद लिया सर, आज जाते वक्त वापस ये ले लिया, ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सब लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बड़ा मोबाइल खरीदो अचानक से तो कुछ तो थ्रेशोल्ड क्रॉस करो ना, घर में पेरेंट को तो बताओ। तो वही कॉन्सेप्ट है, पेरेंट की लिस्टेड कंपनी को तो बताओ, मतलब ऑडिट कमेटी को, एंड दे विल गिव देयर अप्रूवल। सर वो अप्रूवल नहीं दिए तो नहीं हुआ सर, ये तो बहुत वियर्ड होगा तब। हाँ इसीलिए तो पेरेंट का कंट्रोल होना जरूरी है, आप समझ जा रहे हो लाइफ में। सर लेकिन एक मजेदार बात इसी में पूछ लें कि बाद में पूछे, थोड़ा भी हल्का करो माइंड को। देखो सब्सिडरी की केसेस अगर हैं ट्रांजैक्शन के, तो वो ऑडिट कमेटी लिस्टेड कंपनी के पास तभी आएंगे जब वो 10% थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हो। 10%, नॉट मटेरियल वाला, 10% अगर थ्रेशोल्ड वो क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे पास वो जरूर आएंगे। सर समझ गए, वो आएंगे, राइट। और अगर वो 10% नहीं क्रॉस कर रहे हैं तो आपके पास प्रायर अप्रूवल लेने नहीं आएंगे, राइट। और सर अगर वो मटेरियल ट्रांजेक्शन है तो मटेरियल ट्रांजेक्शन तो इन एनी केस आपके शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे, मतलब किया काम सब्सिडरी मटेरियल, दे रहा अप्रूवल मेरा शेयर होल्डर, राइट। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा। सर बहुत क्लियर। सर अब इसमें एक चीज और बताइए ना, हम लोग इतना तो समझ गए आरपीटी का ये झोल। सर मतलब एक चीज और छोटा सा समझना था, सपोज करिए लिस्टेड और सब्सिडरी ये दोनों एंगल तक तो ठीक है, सब्सिडरी की भी कोई सब्सिडरी हो, मतलब मैं लिस्टेड, राइट, मेरी सब्सिडरी लिस्टेड और इसकी भी सब्सिडरीज हैं सर, मतलब लिस्टेड, अच्छे से लिख दूं थोड़ा ताकि समझ में आएगा आप लोग को। मैं लिस्टेड हूं, मेरी सब्सिडरी है वो भी लिस्टेड है, और उसकी कई और सब्सिडरीज हैं, उनकी कई और सब्सिडरीज हैं सर। तो कैसे करेंगे इस केस में? द बेस्ट वे इज दैट, सी
अगर ये सारी सब्सिडरी, क्योंकि अगर देखो अगर ये भी जब ट्रांजेक्शन करेंगी तो ये मेरी सब्सिडरी हुई ना, सब्सिडरी की सब्सिडरी देखना पड़ेगा ऑब्वियसली कितना परसेंट स्टेक आपका, बट सपोज करिए हो गई ये भी मेरी सब्सिडरी। तो अगर इस टाइप की सब्सिडरीज, ये सब छोटी छोटी सब्सिडी अनलिस्टेड, अब ये लोग भी ट्रांजेक्शन कर रही है XYZ के साथ, रिलेटेड पार्टीज के साथ, तो अब ये यहां भी जाएगा और फिर मेरे पास यहां से आएगा। डोंट यू थिंक टू मच कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट हो जाएगा कंप्लायंस का, इतना लेयरिंग? यस ऑब्वियसली, इसीलिए लॉ बोलता है उस केसेस में क्या होगा, यहां पर अगर वो लिस्टेड हैं, कौन लिस्टेड है? सब्सिडरी। अगर सब्सिडरीज भी लिस्टेड है और यहां ये ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड हो गया, मतलब इसकी ऑडिट कमेटी अप्रूवल दे दी, क्योंकि अब आप इसके एंगल से भी पढ़िए ना, देखो LODR तो सब पे एप्लीकेबल होगा 23, ये 23 अगर मेरे ऊपर एप्लीकेबल हुआ मेरी सब्सिडरी के लिए, तो इस पे भी एप्लीकेबल होगा इसकी सब्सिडरी के लिए। यस सर, इस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो जब इस पे एप्लीकेबल हुआ और इसने अपनी सब्सिडरी के सारे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर लिए और ये लिस्टेड है, तो लॉ बोलता है बस यहीं एक दीवार खींच दो, फिर इधर आने का दरकार नहीं है। बोला क्यों? बोला ये लिस्टेड है ना, तो मतलब ये तो रेगुलेशन 23 कंप्लाई कर दिया, तो घर में एक जन 23 कंप्लाई कर दिया तो हो गया। घर में जाते प्रसाद खाते हो ना सब, एक जन तीर्थ पे गया प्रसाद पूरे घर को बांट दिया, बोला हाँ हो गया विजिट, वैसे समझ गया? बोला ये तो LODR था ही इस पे एप्लीकेबल, बोला हाँ था। तो बोला इसने कंप्लाई किया, तो बोला हाँ किया। बोला इसने देखा, इसका प्रायर अप्रूवल ऑडिट कमेटी का इसने दिया सब्सिडियरियों के लिए, मटेरियल था तो शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेके दे दिया। बोला जब दे दिया तो बस ठीक है, बोला ये भी लिस्टेड हम भी लिस्टेड, बात बराबर। बोला मैच्योर्ड हो गया अब घर का बच्चा, राइट? लिस्टेड माने मैच्योरिटी आ गई अब, तब वो कॉल लिया तो बस अब मेरे को बताने का जरूरत नहीं। सर समझ गए, बहुत ही क्लियर हुआ सर। रिलेटेड पार्टी बहुत कॉम्प्लेक्स है सर, बहुत ही डरावना है सर रिलेटेड पार्टी। हाँ अब थोड़ा सा और डर जाइए, बस छोटी सी 2-3 बातें और रिलेटेड पार्टी में। मटेरियल मॉडिफिकेशन एक नया वर्ड लॉन्च हो गया सर, ये क्या है? ये रॉकेट की तरह लॉन्च कर दिया। ये बोलता है कि जब कोई ट्रांजेक्शन हो और उसमें कोई मटेरियल मॉडिफिकेशन हो, सर ये मटेरियल मॉडिफिकेशन सर थ्रेशोल्ड वही 10%? नहीं, यहां पर लिखिए नो, नो मीन्स नो, कोई थ्रेशोल्ड डिफाइंड नहीं है। इनफैक्ट LODR ने भी बोला रेगुलेशन 23 में दैट थ्रेशोल्ड हैज टू बी डिफाइंड बाय द ऑडिट कमेटी। हु विल डिफाइन? द ऑडिट कमेटी, वेयर दे विल डिफाइन इट इन द पॉलिसी ऑन मटेरियलिटी ऑफ RPT। उसी में डिफाइन करेंगे वो मटेरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो सर जनरली लोग क्या कर रहे हैं? जनरली लोग इसको रख रहे हैं कि 20%। सर 20% इन द सेंस, जनरली लोगों ने, कई कॉर्पोरेट्स ने जो अडॉप्ट किया है, दे आर सेइंग कि इफ देयर इज अ वेरिएशन इन द सेंस, दे आर सेइंग इफ देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 2% or more, sorry 20% or more, then it will be construed as a material modification. Say for example, मेरा ट्रांजेक्शन एंटर हुआ कितने का? सर सपोज करिए आपने ट्रांजेक्शन एंटर किया 100 करोड़ का, राइट? सर 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन एंटर किया और बाद में सपोज करिए कुछ हालात ऐसे थे सर जो आपके कंट्रोल के बाहर थे और आपको उसको चेंज करना पड़ गया सर, राइट? हो ही सकता है ना मेरे को चेंज करना पड़ जाए, एकदम सर चेंज करना पड़ सकता है। तो सर ऐसे हालात थे कि आपका वो 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन हैज बिकम ट्रांजेक्शन फॉर 130 करोड़। कितने परसेंट का वेरिएशन हुआ? 30%। तो अगर मैंने 20% अपनी पॉलिसी में लिखा है तो ये मटेरियल मॉडिफिकेशन हो गया। हाँ सर क्योंकि ये तो 30% वेरिएशन हुआ, एब्सोल्युटली। तो जैसे ही 30% वेरिएशन हुआ, इट हैज बिकम दी मटेरियल मॉडिफिकेशन। सो प्लीज सभी लिख लीजिए ना कि मटेरियल मॉडिफिकेशन यू नीड टू डिफाइन द टाइमलाइन। मीन्स मटेरियल मॉडिफिकेशन का जो टाइमलाइन है दैट यू पीपल नीड टू डिसाइड। मीन्स थ्रेशोल्ड, I can keep it 15%, I can keep it 20%, I can keep it 25%. That's up to me. तो सर ये डिफाइन करके फायदा क्या मिला? मिला ना एक फायदा। सर क्या फायदा आप थोड़ा बताएंगे, इससे क्या बेनिफिट क्या हुआ मेरे को? बेनिफिट ये हुआ कि जब जब आपका कोई मटेरियल मॉडिफिकेशन होगा आरपीटी में, राइट, अगर वो आरपीटी मटेरियल था मतलब एम पहले से ही था मटेरियल और फिर एक एम हो गया,
मटेरियल मॉडिफिकेशन, फिर आप प्रायर अप्रूवल के लिए आएंगे। सर पहले तो लिया ही था मटेरियल बोल के आरपीटी, पहले मटेरियल आरपीटी था तो लिया, लेकिन अब मटेरियल मॉडिफिकेशन हो रहा तो फिर आए। सर फिर लेंगे अप्रूवल? यस फिर लेंगे अप्रूवल। सर मतलब फिर तो सर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, लॉ बोलता है कि जब आपने अप्रूवल ऑडिट कमेटी से मटेरियल के लिए लिया था, तो जब मटेरियल मॉडिफिकेशन हो रहा आरपीटी तब भी फिर से आओ। सर सुनिए ना, फिर तो वो शेयर होल्डर के पास भी जाना पड़ेगा। यस शेयर होल्डर के पास भी जाओगे। क्यों? क्योंकि मटेरियल आरपीटी था और मटेरियल मॉडिफिकेशन हुआ। सर एक चीज बताइए ना, मटेरियल मॉडिफिकेशन हुआ राइट? हाँ मटेरियल मॉडिफिकेशन हुआ सर, लेकिन एक चीज बता दूं, ये मटेरियल मॉडिफिकेशन नॉर्मल ट्रांजैक्शन के ऊपर हुआ। मतलब जनरल छोटा एक आरपीटी, मटेरियल आरपीटी नहीं था सर, मटेरियल आरपीटी पे नहीं था। हाँ तब यू शुड बी कंफर्टेबल। इफ इट वाज नॉट मटेरियल आरपीटी, नॉर्मल आरपीटी था और उस पे मटेरियल मॉडिफिकेशन हुआ, तो देन अगेन यू विल जस्ट नॉर्मली गो टू द ऑडिट सीइंग द थ्रेशोल्ड कि अगर वो 10% अभी क्रॉस कर जा रहा है अब, तब आप ऑडिट के पास जाइए। राइट? याद आ रहा वो 10% प्रायर अप्रूवल के लिए जाइए ऑडिट के पास, सब्सिडरी का है तो। और अपना अगर है, अपनी ही कंपनी का मटेरियल मॉडिफिकेशन है, तब तो इन एनी केस ऑडिट के पास जाना है। राइट? अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ट्रांजैक्शन पे मटेरियल मॉडिफिकेशन की। नॉर्मल ट्रांजैक्शन था, अब मटेरियल मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो अगर सिर्फ मटेरियल मॉडिफिकेशन से कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना तो ये मटेरियल बन रहा है और ना ये कुछ हो रहा है, तो हम जस्ट वो नॉर्मल वाले सीलिंग्स देखेंगे। बट अगर मटेरियल था और मटेरियल फिर से मॉडिफिकेशन हो रहा है, तब आरपीटी के लिए ऑडिट कमेटी का भी प्रायर अप्रूवल और शेयर होल्डर के पास भी फिर से जाएंगे। सर ये तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। यस, इसीलिए जब भी आप मटेरियल मॉडिफिकेशन का थ्रेशोल्ड डिफाइन करो, यू शुड एग्जामिन कि व्हाट विल बी द बेस्ट। राइट? देन देयर आर सर्टेन एग्जाम्पशन। वी ऑल नो गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पशन अभी भी एज इट इज मेंटेन्ड है। होल्डिंग एंड होल्डी ऑन सब्सिडरी कंपनी का आज भी एग्जाम्पशन मेंटेन्ड है। और ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू होल्डी ऑन सब्सिडरी कंपनी ऑफ माइन, समझ गए, उन दोनों के बीच में भी हो रहा तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। दैट इज समथिंग न्यू। बोला उन दोनों तो होल्डी होल्डिंग आपकी है, अगर उनके लिए भी अलग अलग लॉ बना देंगे तो फिर लिस्टेड कंपनी जो होल्डिंग हो पागल हो जाएंगी। मतलब ये कंपनी एक्स है, इसकी दो होल्डी ओन्ड है ए एंड बी, बोला इन दोनों के बीच में कुछ भी हो रहा हो तो होने दो, एग्जेम्पशन है। बोला क्यों? बोला जो भी होगा इन दोनों के बीच में, आपके बीच में तो कंसोलिडेट होगा ही। बोला हाँ कंसोलिडेट होगा, तो बोला फिर इन लोग के लिए अलग से मत करो। So these transactions are exempted। ये नया लिस्ट एंटर हो गया होल्डिंग वाला। मतलब समझ गए आरपीटी का सर। लेकिन आरपीटी में सर सुने कुछ डिस्क्लोजर बढ़ा। यस, अंडर रेगुलेशन 23 सब रेगुलेशन 9 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज देयर। पहले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 years back the SEBI has taken a rigid step making disclosure of RPT on half yearly basis। और सेबी ने वेरियस एफएक्यू लाए हैं एनएससी के थ्रू और अपने खुद के सेबी के, दैट देयर दे सेज दैट दिस डिस्क्लोजर विल बी ऑन हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर में और सेकंड हाफ ईयर में, मतलब 30 सितंबर और 31 मार्च बेसिस पे यू विल डिस्क्लोज दोस ट्रांजैक्शन। सर यहां डिस्क्लोजर में क्या होगा विद इन, मतलब कब कब करना पड़ता है? देखिए पहले अभी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें है, आप जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर करते हो अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स का टाइमलाइन याद है पूरे गांव को? 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, और ईयरली क्वार्टर के लिए 60 डेज, मार्च वाले क्वार्टर के लिए। राइट? तो जब जब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके 30 दिन के अंदर, बट अभी 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 इन्होंने कर दिया है, जो फ्यूचर में हम लोग आ चुके हैं 15 डेज। मतलब अब हम लोग जो मार्च 2022 ऑनवर्ड्स जो हम लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं, रिजल्ट के 15 डेज के अंदर कर रहे हैं। मतलब रिजल्ट अगर आज आया x, तो x plus 15 days we are doing, and very soon from the 2023 it will be like जिस दिन आपने अपना रिजल्ट डिस्क्लोज किया उसी दिन आप अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की लिस्ट भी बता दो। सर ये तो बहुत डरावना होगा, इतना तुरंत साथ साथ कंप्लायंस करना होगा। नहीं नहीं, लॉ वांट्स गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी। समझ गए सर? सर एक चीज बताएंगे हम लोग को रिलेटेड बाय ट्रांजैक्शन में, डिस्क्लोजर में एक पॉलिसी बोल के एक चीज होती है जो प्रोवाइजो क्लॉज में रेगुलेशन 1 में ईमेल इटसेल्फ इज कवर्ड। यस, यू नीड टू हैव अ पॉलिसी। अब उस पॉलिसी में क्या क्या होंगे?
मटेरियलिटी का थ्रेशोल्ड होगा जो लॉ में लिखा हुआ है, मटेरियल मॉडिफिकेशन का थ्रेशोल्ड होगा जो आपको बनाना है, ये तो आपको डिसाइड करना है ना, और फिर उस पॉलिसी को हर एवरी 3 इयर्स आप रिव्यू करोगे, राइट। सर एक चीज बताइए ना, हम लोग एक चीज और सुने सर नया, एक ओमनीबस अप्रूवल होता है, ओमनीबस अप्रूवल आज भी है। Like see, when you will go to the audit committee for the approval of transaction, that omnibus approval still is there under the law, and that is covered under regulation 23 sub regulation 3, that audit committee can give omnibus approval. Omnibus approval क्या क्या चीज देख के देगा? Omnibus approval आपके ट्रांजेक्शन का बेस प्राइस देखेगा, मतलब इंडिकेटिव प्राइस क्या है, पीरियड कितने दिन के लिए ले रहे हो, और कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उस ट्रांजेक्शन की, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। सर ये सब पैरामीटर देख के ओमनीबस मिल जाएगा, यस। लेकिन सर ओमनीबस मिलने से होगा क्या? ओमनीबस ट्रांजैक्शन का अप्रूवल मिलने से एक बेनिफिट आपको ये होगा, सर क्या बताइए ना, थोड़ा सा हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। ओमनीबस ट्रांजैक्शन मिलने से अप्रूवल ये होगा कि सर आपको बार बार ऑडिट कमेटी में नहीं जाना पड़ता, सुना, राइट। एंड ओमनीबस हैज अ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर, राइट, यस सर। सर एक चीज बताइए ना, ओमनीबस 1 ईयर है, सपोज करिए हम शेयर होल्डर के पास एक मटेरियल मॉडिफिकेशन के लिए गए, मतलब मटेरियल आरपीटी के लिए गए, राइट, और वो मटेरियल आरपीटी हम लिखे हम करेंगे, काइंड ऑफ ओमनीबस। तो सर अगर सपोज करिए कितने दिन में करना पड़ेगा वो, मतलब व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर दैट अप्रूवल? सी सेबी हैज नाउ क्लैरिफाइड द ड्यूरेशन विल बी 1 ईयर। अगर आप एजीएम में गए हो तो अगले एजीएम तक, टिल नेक्स्ट एजीएम तक, एंड विच शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स, क्योंकि 15 मंथ्स की टाइमलाइन है ना एजीएम का, तो एक एजीएम से दूसरे एजीएम तक वैलिड रहेगा। सर ये तो 1 ईयर से ज्यादा भी हो सकता है, यस। यहां पर इसीलिए सेबी क्लैरिफिकेशन दिया ना सर्कुलर से, कि अगर शेयर होल्डर से अप्रूवल ले रहे हो मटेरियल आरपीटी काइंड, तो वो एजीएम में लिया है तो अगले एजीएम तक, एंड विच शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। तो मतलब यहां पर 15 मंथ्स 14 मंथ्स जा सकता है, 1 साल से भी ज्यादा, तब तक वैलिड रहेगा शेयर होल्डर का अप्रूवल। और सर अगर सुनिए ना, सर ईजीएम में गया तो, ईजीएम में गया तो बोला 1 ईयर ओनली, बोला ईजीएम में कोई 15 मंथ्स का चक्कर वक्कर नहीं होता है, इट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। सर समझ गए? तो हम लोग बेसिकली आरपीटी का पूरा अच्छे से समझ गए सर। आरपीटी में रिलेटेड पार्टी की लिस्ट बढ़ी, प्रोमोटर ग्रुप आए, पर्सन होल्डिंग 20% और 10% वो लोग भी आ गए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की लिस्ट बढ़ी, सब्सिडरी भी ट्रांजैक्शन अगर कर रहा है तब भी वो हमारे लिए आरपीटी हो जाएगा और हमको अप्रूवल देना पड़ेगा, राइट सर। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पशन भी पढ़े, डिस्क्लोजर भी पढ़े, कुछ इसमें एग्जाम्पशन याद रखिएगा। दैट्स मोस्ट वेलकम थिंग इज दैट ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की लिस्ट है उसमें एग्जाम्पशन में हो गए, जैसे प्रेफरेंशियल इशू exempted, it's not a related party. Rights issue is not a related party transaction. चाहे वो प्रमोटर को ही कर रहे हो, तो एग्जाम में आ जाएगा प्रमोटर एंटिटी को प्रेफरेंशियल इशू किया, नॉट अ रिलेटेड पार्टी, बिकॉज इट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रेगुलेशन 2ZB में एग्जाम्शन में इनको पूरा हक मिल गया कि दे आर नॉट कंसिडर्ड एज आरपीटी। प्रेफरेंशियल इशू, राइट्स इशू, बोनस इशू, कंसोलिडेशन ऑफ कैपिटल, डिविडेंड इशू, सो ऑल दीज आर आउट ऑफ रिलेटेड पार्टी। जानबूझ के लिख देगा डिविडेंड डिक्लेयर किया, प्रमोटर को डिविडेंड मिल रहा है इतना % एंड इतना अमाउंट, प्लीज एलैबोरेट रेगुलेशन 23, आप पूरा गांव लिख देगा, दिस मच इज पेइंग देयरफॉर इट इज अ थ्रेशोल्ड, मेटलिटी एक्सीडिंग, सारा ज्ञान लिख देगा, ऑडिट कमेटी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, शेयर होल्डर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। लास्ट में जब घर आओगे तब पता चलेगा इट वाज एग्जम्प्टेड। सो याद रखिए कुछ प्रेफरेंशियल इशू, राइट्स इशू, बोनस इशू, डिविडेंड आर एग्जम्प्टेड। सो ये था आरपीटी पे। सर अभी क्या नेक्स्ट है कुछ क्लैरिफिकेशन, एज आई वाज सेइंग, बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ मार्केट, लाइक क्लैरिफिकेशन। अब हम लोग जा रहे हैं क्लैरिफिकेशन, गवर्नेंस वाला पार्ट थोड़ा हो गया, क्लैरिफिकेशन पे। पहले क्या था, अगर आपको याद होगा कि देयर आर सर्टेन प्रोविजंस अंडर द एलओडीआर व्हिच सेज इफ यू आर अंडर द टॉप 1000 मार्केट कैप, then this clause is applicable, like dividend, like DNO policy, like your
the business responsibility report policy. So they were saying that these are the regulation which are applicable based on the market cap. बोला समझ गया. बोला सर एक चीज समझाओ ना, हम ईयर 2020 में तो देखिए प्रैक्टिकल टॉप 500 में थे, बाद में हम 700 में चले गए सर, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो टॉप 500 का एप्लीकेबिलिटी मेरे ऊपर नहीं होगा? ले ही सकते हैं ना व्यू, क्योंकि अब तो हम है नहीं टॉप 500, या चलो टॉप 1000 ही नहीं है, हम नेक्स्ट ईयर बोलेंगे हम नहीं कंप्लाई करेंगे. रुक जाइए रुक जाइए, लॉ क्लैरिफिकेशन लाया, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, और क्या बोला? बोला वंस इट इज एप्लीकेबल इट शैल अप्लाई एवरी टाइम. मतलब एक बार जो आए आप हमेशा से इनके हो गए. बोला एक बार ने आपने क्या देखा जो हमारी और कि आप हमारे ही हो गए. राइट, दैट इज व्हाट द सेबी एलओडीआर वांट्स. बस इतना तक ही समझिए, ज्यादा भावना ही मत जाइए इससे ज्यादा. देन सर्टेन क्लैरिफिकेशन विच हैज कम अंडर द एग्जेम्पशन रूट. ये सबको याद होगा 15(2)(a) बोल के है, हम लोग पढ़े भी थे ना. हाँ सर, और सर इसमें भी याद होगा आप लोग को 15 नाउ रेगुलेशन 15(2) इज ऑल्सो बिकमिंग एप्लीकेबल फॉर दी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, राइट, और जिनकी वैल्यू हो एनसीडी की 500 करोड़ और मोर. तो आजकल एलओडीआर का जो उन पे भी एप्लीकेबल है रेगुलेशन 15 से 27 तक, राइट. 15(2)(a) में एग्जेम्पशन है, बोलता है अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ हो, नेटवर्थ 25 करोड़ हो, और दोनों अगर दोनों मतलब ट्विन क्राइटेरिया है, बोथ आर सेटिस्फाइड, देन यू आर गेटिंग एग्जेम्पशन. बोला सर एग्जेम्पशन अगर सपोज करिए ये दोनों में से कोई एक बढ़ गया तो बोला 6 मंथ में कंप्लाई करो. जैसे पेड अप कैपिटल बढ़ गया या नेटवर्थ बढ़ गया तो बोला 6 मंथ में कंप्लाई करो. ठीक है सर कर लिए. सर उसके बाद फिर गिर गया हम लोग का. सुनिए ना मजेदार बात, नेटवर्थ एक बार बढ़ गया था, फिर लॉस वॉस हुआ, इरोड हो रहा है धीरे धीरे. समझिए पेड अप कैपिटल था 9 करोड़, नेटवर्थ हो गया था 30, तो एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हुआ. लेकिन सर सुनिए ना, लॉस होते होते ये मेरा 20 करोड़ पे आ गया, तो पेड अप कैपिटल कितना हुआ 9, नेटवर्थ 9 20. सर अब तो एग्जेम्पशन दो सर. लॉ बोला इतना जल्दी एक बार मैं कैसे दे दूंगा? बोला इफ लिमिट गोज डाउन देन इट शुड बी मेंटेन्ड फॉर 3 ईयर. मतलब 3 साल तक लिमिट अगर डाउन रही तो लॉ समझ जाएगा अब आपकी औकात नहीं ऊपर उठने की. मतलब अगर वो 9 करोड़ पेड अप कैपिटल और 20 करोड़ नेटवर्थ उसी के अंदर रहा 3 साल तक, मतलब 20 से और डिरोड होते गया 19 18 ऐसे होते गया, मतलब 3 साल तक आप एग्जेम्पशन क्राइटेरिया में रह गए, तो बोला फिर से ले लो अब एग्जेम्पशन. जैसा सीएसआर प्रोविजन है ना, वंस यू कंटिन्यू टू बी सीज्ड अंडर द क्राइटेरिया फॉर 3 इयर्स देन आप कमिटी सब हटा सकते हो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इनकर, राइट. सिमिलरली लाइक दिस प्रोविजन हैज बीन बिल्ट इन हियर अंडर रेगुलेशन 15(2)(a). सो क्लैरिफिकेटरी में क्या हुए? मार्केट कैप एंड दिस एग्जेम्पशन. कुछ है इसने यूनिफॉर्मिटी कर दिया. सर यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस दे मेंटेन दैट दिस विल बी यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन. जो आप लोग डेडलाइन भूल जाते हो ना, एक ये है रेगुलेशन 7(3), 27 रेगुलेशन 40(10). क्या जनरली 7(3) और 40(10) वाले ये कंप्लायंस रिलेटिंग टू शेयर ट्रांसफर है. जैसे 7(3) में हमारा शेयर ट्रांसफर एजेंट जो होता है ना, आरटीए बोलते हैं जिसको हम लोग, वो एक सर्टिफिकेट देता है कि ड्यूरिंग द ईयर ऑल ट्रांसफर एटसेट्रा टुक प्लेस विद इन द टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी. अंडर रेगुलेशन 40 बोलता है कि दैट कंपनी सेक्रेटरी एक प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट देगा कि दैट ऑल द बुक्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर एटसेट्रा हैव बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन आर ऑकरिंग विद इन द टाइमलाइन. सो दोनों सर्टिफिकेट बोला हाफ ईयरली लेके क्या फायदा? बोला आजकल तो ऐसे भी कम हो गए, सब डीमैट मोड पे होते हैं, तो एनएसडीएल सीडीएसएल है ना ध्यान रखने के लिए, तो इन दोनों कंप्लायंसेस को ईयरली कर दिया. आपके एग्जाम में आ जाए ईयरली कंप्लायंस तो 7(3) और 43 को ऐड करना मत भूलिएगा, ये दोनों एग्जेम्प्टेड, ये ईयरली हो गई. देन बचा कॉर्पोरेट कंप्लायंस रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट. इसकी टाइमलाइन थी पहले 15 डेज, बट बाद में उसने बोला ये 15 डेज चेंज करो ना यार, 21 करो. बोला क्यों? बोला बाकी चीज भी 21 है. जैसे आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न विच यू गिव अंडर रेगुलेशन 31, राइट, ये भी कितने दिनों में देते हो? विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. सिमिलरली एक आईजीआर बोलते हैं इसको, इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिपोर्ट,
ये आप देते हो रेगुलेशन 13 में, ये भी कितने दिनों में देते हो, ये भी आप देते हो 21 डेज में। तो जब लॉ बोला आईजीआर 21 डेज में देते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न 21 डेज में देते हो, तो सीजीबी 21 में दो ना। तो सब 21 21 21 हो गया, याद एकदम इजी। देखो कितना इजी हुआ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 21 डेज, शेयर होल्डिंग पैटर्न 21 डेज, सर इन्वेस्टर गिवेंस रिपोर्ट 21 डेज, सर तीनों याद हो गए 21, और बाकी ये दोनों ईयरली कंप्लायंस हो गए। वेरी गुड सर। सो दैट मीन्स ये यूनिफॉर्मिटी था। यस, एंड इनफैक्ट वन इंपॉर्टेंट वेलकम चेंज इज दैट, अब याद होगा ना जो हम लोग का ट्रांसफर वगैरह डीमैट फॉर्म में मैंडेटरी हो गया था, हम लोग घर में सब फटाफट फटाफट जिसको ट्रांसफर करवाना भाई कराओ, नहीं तो डीमैट हो जाएगा, डीमैट हो जाएगा। लिस्टेड कंपनी नाउ strictly adhering to that all the transfer are occurring in the demat form only in the demat form। बट एक कैच था वहां, ट्रांसमिशन के लिए चुप था। फिर आप और कुछ कुछ नए चेंजेस जो आपको बता दे, सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, राइट? हम लोग खुश भी होते हैं ये सब चेंज सुन के। एक रेगुलेशन 17(1)(b बोल के सेबी ने प्रपोज किया। क्या था ये? उन्होंने बोला कि चेयरपर्सन ऑफ टॉप 100 कंपनी शुड बी, टॉप 500 कंपनी शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव, राइट? टॉप 500 शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव। सर नॉन एग्जीक्यूटिव मीन्स मतलब वो कंपनी के इंटरनल नहीं हो, वो चेयरपर्सन हो, और वो रिलेटेड नहीं हो एमडी और सीईओ वगैरह का, मतलब कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ चेयर हो, राइट? देयर विल बी कंप्लीट डिफरेंट हैंड्स। सर इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन आपके बोर्ड पर आया तो ही विल हैव अ मच मोर डीपर लुक इनटू द मैनेजमेंट अफेयर्स। बट सर ये क्या हुआ लास्ट में? अल्टीमेटली व्हाट द लॉ वांटेड, व्हाई दे हैव लाइक डन अवे विद दिस? बिकॉज दे सीन पुअर रिस्पॉन्स, और इट्स नॉट पॉसिबल। ड्यूरिंग द कोविड द टाइम पीरियड वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 2020 टू 2022, बट 2022 आने से पहले ही सेबी रियलाइज्ड मार्च में ही कि भाई ये तो होगा नहीं, लोग कर नहीं पाएंगे, तो दे हैव ओमिटेड दिस। सो नाउ देयर इज नो सेग्रीगेशन। कई एग्जाम में आ जाएगा कि सेग्रीगेशन, एक कंपनी है उसका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कंपनी इज टॉप 100 कंपनी, प्लीज एडवाइज एज द कंपनी सेक्रेटरी। आपके अंदर का तूफान बोलेगा नहीं नहीं ये कंपनी टॉप 500 में आ रहा है, इसको तो सेग्रीगेशन करना होगा। इट्स ओमिटेड नाउ, राइट? कुछ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट और रिमूवल पे द लॉ हैज वेरी like it is a very welcome move. They have changed the regulation as per the requirement. क्या requirement हो गया? देखिए, अगर आईडी वगैरह रिजाइन करे, आप लोग को याद होगा रेगुलेशन 25(6) में कि एक इंडिपेंडेंट रिजाइन करे तो एक लैंग्वेज थी विद इन द इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग और 3 months फ्रॉम द वैकेंसी, राइट? विच एवर इज लेटर। इतना ये कॉम्प्लेक्स दे के विच एवर इज लेटर माने तो यही हो गया। क्यों जबरदस्ती का लिखता था? लो बोला बहुत सिंपल बनाओ लाइफ को। उन्होंने बोला सीधा वैकेंसी शुड बी फिल्ड विद इन दी 3 months फ्रॉम दी वैकेंसी। मतलब अगर कोई आईडी रिजाइन कर गया और आपका कॉम्बिनेशन, मतलब जो रेगुलेशन 17 में चाहिए ना हम लोग को ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, कभी कभी हाफ ऑफ द बोर्ड चाहिए इंडिपेंडेंट, या कभी कभी 1/3 इंडिपेंडेंट चाहिए। बोला अगर वो मेरा फुलफिल हो जाए क्राइटेरिया और उसके लिए डायरेक्टर फिर अपॉइंट करना हो आईडी, तो वो विद इन 3 months करना पड़ेगा, 3 months फ्रॉम दी वैकेंसी। बोला इतना सिंपल, वो सब मत लिखो कि फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में करे या फिर 3 months। बोला इतना कॉम्प्लेक्स बनाओ मत, 3 months लिख दो ना, कंपनी विल टेक अ कॉल। तो इसको सिंपल बनाया। तो सर ये किसका था? ये इफ डायरेक्टर रिजाइंस। हाँ, ऑब्लिगेशन ऑफ आईडी। सी अगेन दिस इज वेरी सिंपल। आपने सेक्शन 149 पढ़ा है कंपनीज एक्ट का, ऑब्वियसली सेक्शन वहीं पर है, यहां रेगुलेशन है। हाँ सर पढ़ा है। वहां पर देखना आप मटेरियलिटी पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, राइट? वहां पर देखना थ्रेशोल्ड है रिलेटिव के लिए कि वो क्या क्या पिक्यूनरी रिलेशनशिप कर सकता है, जो एलओडीआर में नहीं था। एलओडीआर बस इतना ही लिख के छोड़ दिया था, दे शुड नॉट हैव मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद इन द पीरियड ऑफ लास्ट 2 years, एंड रिलेटिव के लिए साइलेंट रह गया था। रिलेटिव के लिए इट वॉज साइलेंट। देन लेटर ऑन टू मेक इट सिंक विद द कंपनीज एक्ट दे हैव ब्रॉट द चेंजेस। पहला क्या किया? मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप इन्होंने 3 साल तक कर दिया। बोला 2 years का नहीं, लास्ट 3 years का देखो। थोड़ा तो स्ट्रिक्ट रहे हम कंपनीज एक्ट की तरह, मतलब उससे भी ज्यादा, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहा, उसने और एक्सटेंड कर दिया, बोला 3 years तक। बोला डायरेक्टर अगर है कोई डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं तो उनका मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप देखेंगे हम लास्ट 3 years में था कि नहीं कंपनी के साथ। अगर है तो डायरेक्टर नहीं बन सकता।
नहीं है तो बनेगा ही, राइट। और रिलेटिव लोग के लिए क्या क्या देखेंगे, हर एक का थ्रेशोल्ड आ गया। जैसे सिक्योरिटी अगर वो होल्ड करता है तो लास्ट 3 इयर्स हो गया हर जगह, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख और 2% से ज्यादा एक्सेस होल्ड नहीं कर सकता होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट का, कंपनी को इंडेटेड नहीं कर सकता इन द लास्ट 3 इयर्स, कंपनी के कोई गारंटी नहीं दिया हो और किसी भी ऑन बिहाफ ऑफ और विद द इन कनेक्शन विद द इंडेटेडनेस ऑफ थर्ड पार्टी टू द कंपनी और द होल्डिंग कंपनी सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी इन द लास्ट 3 इयर्स, या फिर कोई और अदर पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं हुआ हो जिसका अमाउंट 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और इनकम क्रॉस कर रहा हो, राइट। तो मतलब ये इन सिंक विद द कंपनी लॉ कर दिया। तो सर इसमें बेसिकली क्या हुआ, ये कंपनी लॉ की तरह हो गया, यस, उससे थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो गया, जैसे बताया ना पिक्यूनियरी रिलेशनशिप सीधा डायरेक्ट 3 साल तक ले गया। इनफैक्ट इन चारों की सीलिंग डिफाइन करने के बाद उसने क्लियर लिख दिया कि टोटल में भी मिला के पिक्यूनियरी रिलेशनशिप shall not exceed 2% of its gross turnover or the total income और 50 lakhs, इन दोनों का सीलिंग भी डिफाइन कर दिया। मतलब ये 4 कंपनीज एक्ट में अगर मैं जाऊं तो मैं चारों अलग अलग ब्रैकेट में कर लूं, होल्डिंग भी होल्ड कर रहा हूं, सिक्योरिटी भी, इंडेटेडनेस भी है, गारंटी भी है, अलग अलग में कंप्लाई कर गया। सीबीएलओडीआर एक कदम आगे गया, बोला इन सब को मिला के भी अगर ये 2% और 50 लाख क्रॉस कर जाता है तो ये पिक्यूनरी हो जाएगा, एंड पिक्यूनरी होते ही आप तुरंत के तुरंत आईडी से उतार दी जाओगे। सो द ऑब्लिगेशन ऑफ आईडी हैज बीन चेंज। एक और मजेदार चेंज है विच इज इन लाइन विद द कंपनीज एक्ट एग्जैक्टली, जो याद है बोलता था कि अगर आपका कोई रिलेटिव या आप कभी कंपनी के एम्प्लॉय या केएमपी ऐसा पोस्ट होल्ड किया लास्ट 3 सालों में, राइट, ऐसा याद आ रहा है धुल्ला धुल्ला, क्लियर। अब यहां पर क्या है ना, क्लैरिफाई इतना सा दिया कि दैट अगर कोई रिलेटिव सिर्फ एम्प्लॉय है महज और केएमपी पोस्ट पे नहीं है तो भैया उसके चलते हम क्यों बाहर हो उस कंपनी में डायरेक्टरशिप लेने से, वो भी इंडिपेंडेंट। बोला अगर रिलेटिव सिर्फ एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय तो कोई भी हो सकता है छोटे मोटे पोस्ट पे, उसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, अब उस कंपनी में आप मेरे को आईडी से कैसे रोक सकते हो, राइट। मैं लिस्ट निकालू रिलेटिव की, कहीं रिलेटिव मतलब आप रिलेटिव को, फिर तो अगर हमको आईडी बनना हो और मेरी किसी अच्छी कंपनी में मन हो कि कभी आईडी बनूं तो मैं अपने रिलेटिव को ज्वाइन ही नहीं करने दूंगा वो कंपनी, बोलूंगा ना 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 ना, ज्वाइन कर लोगे तो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, राइट। सो इसलिए लॉ बोला कि इंप्लॉय पोजीशन पे अगर ज्वाइन करे रिलेटिव तो रिलेटिव को मत देखिए, वो रिलेटिव के लिए ओनली सी द केएमपी वाला एंगल। सी इफ यू हैव टू लुक एट द लास्ट 3 इयर्स, रिलेटिव्स के लिए केएमपी वाला एंगल देखिए और खुद के लिए दोनों एंगल, केएमपी और एम्प्लॉय, बस इतना सा एकदम छोटा सा, विच इज इन लाइन विद द कंपनीज एक्ट। देन उन्होंने एक प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट बहुत बढ़िया डिफाइन कर दिया एलओडीआर ने। ये हो सकता है पूछ ले कि एनआरसी रोल, ध्यान से सुनिए, एनआरसी रोल इन अपॉइंटमेंट। इन्होंने ये अमेंड किया पैरा डी में। सर ये अमेंडमेंट क्या आया, अमेंडमेंट आया कि इफ an independent director is getting appointed on the board, NRC will prepare description of the role required। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनआरसी का हो गया कि वो एक रोल और डिस्क्रिप्शन बनाएगा और ये बोलेगा कि देखिए मेरे एंगल से, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, फ्रॉम आवर एंगल, द डायरेक्टर पोजेसेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस। तो अब ओनस किस पे आ जाएगा, एनआरसी पे। तो एनआरसी हैज टू प्ले अ greater role in the coming days. So their role has increased in the selection of independent directors. Clear? सर ये भी समझ गए, मतलब आईडी का ऑब्लिगेशंस, वो पिक्यूनरी रिलेशनशिप क्लैरिफाई हुआ, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट क्लैरिफाई हुआ। एक सर ये आप क्या दिखा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल ऑन द बोर्ड, ये भी बहुत वेलकम मूव है। अभी तक जानते हो अपॉइंटमेंट को लेके बस इतना बोलता है कि शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए। कब चाहिए, कभी भी ले लो एजीएम ईजीएम में। सर क्यों, एजीएम तक हम लोग एडिशनल रखते हैं, एजीएम में जाके अप्रूवल ले लेते हैं, बट एलओडीआर एलओडीआर है। एलओडीआर बोला या तो इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग हो रहा हो तब, या फिर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, विच एवर इज अर्लियर। आप तुरंत के तुरंत लोगे, राइट। अप्रूवल 3 महीने में आपको लेना पड़ेगा। तो सर मतलब समझिए ना, आज हम अपॉइंट किए किसी को तो 3 महीने में अप्रूवल लेना है, यस सर।
हमारा तो एजीएम बाद में है, सितंबर में, रहने दो, अप्रूवल अभी लो, पोस्टल बैलेट करो, ईजीएम करो। सर इससे फायदा द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इज इंक्रीजिंग, द रोल ऑफ गवर्नेंस विल कम मच क्लियर, राइट? सो दैट इज व्हाट हैज बीन कवर्ड एडिशनली अंडर 17(1)(c). सर इससे बेनिफिट क्या हो रहा है? इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि से फॉर एग्जांपल कई कंपनियों में क्या होता था ना, सितंबर में एजीएम हुई, अक्टूबर में किसी को डायरेक्टर बना दिया, अब वो डायरेक्टर कंटिन्यू कर रहा है टिल द नेक्स्ट एजीएम, जबकि हो सकता है वो लायक ही नहीं हो, तो वो क्यों करेगा उतना लंबा टेन्योर कंटिन्यू? इसीलिए शेयर होल्डर अप्रूवल तुरंत लो, सो दैट इफ शेयर होल्डर सेज ओके, वी आर ओके। एंड दिस इज required even for the managers also. SEBI has amended it further, saying that it equivalence remains applicable for the manager. On 24th January they brought it for the managers as well. और एक क्लैरिफिकेशन जो आप पढ़ ही रहे होंगे कि अगर कोई भी अपॉइंटमेंट एटसेट्रा इंक्लूडिंग एमडी डब्ल्यूटी विच वाज अर्लियर रिजेक्टेड बाय शेयर होल्डर, वो शैल बी डन ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। मतलब से फॉर एग्जांपल प्रायर अप्रूवल माने why the insist is here prior approval? देखिए यहां पर प्रायर लिखा हुआ मिल रहा है ना, क्यों प्रायर है? प्रायर इसलिए है बिकॉज द रीजन बीइंग, जब आप कोई रिजेक्ट हो गया तो बोला उसको तो बोर्ड में एडिशनल भी मत लाना, बिल्कुल भी मत लाना भूल के भी, बोला उसको तो सिर्फ शेयर होल्डर मीटिंग से ही लाना अगर कोई रिजेक्ट हुआ हुआ तो दीज आर द चेंजेस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कितने दिन में करना होगा? विद इन 3 months, या फिर इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग विच एवर इज अर्लियर, राइट? ये उतने दिन में ही करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट, चाहे आप पोस्टल बैलेट करिए चाहे ईजीएम करिए, और ये सब डायरेक्टर के लिए, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, डब्ल्यूटीडी हो, होल टाइम हो, सब मैनेजिंग डायरेक्टर हो। सर ये रीअपॉइंटमेंट भी एप्लीकेबल होगा? यस, इट इज एप्लीकेबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज वेल। एंड अनदर चेंज इज दैट अगर कोई आईडी हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो एक्ट का याद है 149 सबसेक्शन 10 आई गेस, उसमें लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अनदर 5 years प्रोवाइडेड स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड। मतलब पहले वाले के लिए ऑर्डिनरी है, राइट? ध्यान से सुनिए, पहले वाले के लिए क्या है? ऑर्डिनरी। बट सेबी का रेगुलेशन 25(2)(a बोलता है इवन फॉर आईडी पहला अपॉइंटमेंट भी जो होगा वो एसआर से ही होगा। मतलब आईडी के लिए चाहे वो रीअपॉइंटमेंट हो चाहे अपॉइंटमेंट हो, ऑलवेज एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑलवेज एसआर फॉर आईडी। समझ गए सर? सर रेजिग्नेशन देते वक्त भी कुछ क्लॉजेज है? यस, रेजिग्नेशन देते वक्त भी कुछ कुछ क्लॉजेज है। क्या है सर? अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तो अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेजिग्नेशन देता है ना तो दिल धड़कता है। सेबी बिलीव्स इन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी। सेबी बोलता है जब कोई रेजिग्नेशन दिया है तो व्हाई डोंट यू गिव द रीजन कि वो रेजिग्नेशन क्यों दिया है, उसका लेटर दो रेजिग्नेशन का, और एक कंफर्मेशन दो कि उसके अलावा जो रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल सम डायरेक्टर हैज रिजाइन ड्यू टू एज इशू, some director has resigned due to prior occupation, some director has resigned because he couldn't devote the time. So there should be reason, and company should confirm, director should confirm कि there is no other reason for resigning, and ये आपको reason, detailed reason letter में देना होगा, and you need to submit it within 7 days to the stock exchange. लोग सेम डे ही रेजिग्नेशन के करते हैं, 7 days इसलिए दिया है बिकॉज आपको उसमें रेजिग्नेशन लेटर लगाना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उससे एक स्टेटमेंट कंफर्मेशन लेना है कि इसके अलावा कोई रीजन नहीं है, तो इट मे टेक टाइम। सो दिस इज द चेंज अगेन इन टर्म्स ऑफ रेजिग्नेशन। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप लोग को अगर प्रैक्टिकली बता दूं, जेट एयरवेज काइंड ऑफ अ कंपनी जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब रिजाइन किए तो दे हैव साइटेड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट ऑल्सो, विच वॉज एन आई अलार्मिंग सिचुएशन फॉर एवरीवन, अर्ली वार्निंग सिग्नल जैसा था कि भाई क्या गड़बड़ हो रहा है। तो द लॉ वांट्स मोर क्लैरिटी कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जा रहे हैं तो बता के जाए ना क्या रीजन है, लोग जाने, राइट? नाराज हुए बट बताओ तो सही नाराज क्यों हो, अब बताओगे नहीं तो कैसे होगा? बोला ये सब सर एग्जांपल देके आप बताइए, अच्छा समझ में आता हम लोग को, राइट? नाउ नेक्स्ट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ आईडी। सी आईडी के ऊपर तो अब की बार बहुत एलओडीआर चेंजेस लाया। बोला सपोज करो आईडी बना लिए, जनरली कुछ कुछ केसेस में क्या दिया गया, आईडी बनते ही थोड़े दिन बाद में आईडी रिजाइन कर दिया और क्या किया, डब्ल्यूटीडी बन गया कंपनी का। डब्ल्यूटीडी माने होल टाइम डायरेक्टर बन गया, राइट? बन ही सकता है ना, कोई बात थोड़ी ना है। अरे ईडी से आईडी नहीं बन सकता, क्योंकि ईडी से आईडी बनते वक्त
आपको वो लास्ट 3 years वाला एम्प्लॉय और केएमपी सब देखना पड़ेगा। करेक्ट, याद आ रहा है? ईडी से आईडी बनते वक्त आई हैव अ प्रॉब्लम, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम आईडी टू ईडी। यस, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बन ही सकते हैं। बट देखा कुछ ज्यादा ही ये केसेस हो रहे हैं, तो सेबी हैज कम आउट वेरी क्लियरली कि जब ईडी रिजाइन करे, क्योंकि रिजाइन कर रहा अगला बंदा बोल रहा जब हम छोड़ रहे तो छोड़ो ना, फिर वापस क्यों आओगे? तो उन लोग को बोला जब छोड़ दियो, रिजाइन कर दियो, तो देन there should be a period of minimum 1 year where you can't become WTD, एग्जीक्यूटिव, सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट का, और या फिर कोई भी प्रमोटर ग्रुप कंपनी के बोर्ड पे नहीं आ सकते। बोला क्यों? क्योंकि बोला आपने रिजाइन किया अभी। तो बोला कम से कम 1 साल बीत जाने दो, राइट? रेगुलेशन 25(11) सेज वेरी क्लियरली कि 1 साल बीतने दो इफ यू हैव रिजाइन। हाँ, अगर टेन्योर ओवर हुआ है, थिंक अदरवाइज। आप बोलोगे सर टेन्योर ओवर हो गया, तब टेन्योर ओवर हो गया तो बन जाओ ना, 5-5 साल का 2 टेन्योर कर दिया तो बन जाओ, तब तो लॉ भी अलाउ कर रहा है। बट अगर आईडीओ के रिजाइन किए थे तो प्लीज, फिर रिजाइन किए तो ऐसे मत करो, खराब लगता है। कुछ डिस्क्लोजर है जो रेगुलेशन 36 में आ गए। बोला कोई भी डायरेक्टर जो अपॉइंट हो रहा हो उसके लास्ट 3 ईयर का चिट्ठा भी उसके साथ दो कि उसने कहां कहां रेजिग्नेशन दिया है, सो दैट जो नया डायरेक्टर आपके बोर्ड में आ रहा है तो उसकी हिस्ट्री पता चले ना। हिस्ट्री तो हम लोग जानने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं? फ्रेंड की भी, इसकी भी, गांव का पूरा खबर रखें। तो बोला डायरेक्टर का भी लास्ट 3 इयर्स का कहां कहां रिजाइन दिया उसकी खबर हो, उसमें क्या क्या स्किल्स है वो डिस्कस कर ही लिए, एनआरसी बताएगा। तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी कवर्ड वाइल कवरिंग दिस डिस्क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टर्स। नाउ कमिंग टू द वेरियस कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कोई ज्यादा तोप नहीं है। Risk Management Committee under Regulation 21 has now been extended to top 100,000 company. So पहले ये 500 तक लिमिट था, फिर 1000 पे अब आ गया। So अब सब कमिटी की, कंपनियों की रिस्क मैनेजमेंट कमिटी मोस्टली है, और इसमें मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आई विल नॉट रिपीट बिकॉज हमारे कई LODR के वीडियोज हैं, आप देखिएगा जरूर। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज द ओनली कमिटी विच हैज द नॉन डायरेक्टर्स आर ऑल्सो एज मेंबर। मतलब इस कमिटी में नॉन डायरेक्टर्स लोग भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल योर CS, चीफ रिस्क ऑफिसर, CFO, दे ऑल्सो कैन बिकम मेंबर टू दिस कमिटी। और बाकी कमिटी तो वी ऑल नो द अंडर द लॉ इज ऑल्सो देयर, लाइक ऑडिट कमिटी 177 में है ही, NR कमिटी 178 में है, SR कमिटी 178 में है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी कंपनीज एक्ट में नहीं है, यहीं पर है। तो दीज आर द कमिटी, देयर इज नो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कंपोजिशन में चेंज आ गया। जैसे कैसे? फॉर एग्जांपल कंपोजिशन ऑफ आईडी में ऑडिट कमिटी में बोलता है विथ मेजॉरिटी, वी ऑल नो ये पहले से ही था हमारे यहाँ LODR में कि एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट हो। NR कमिटी LODR और कंपनीज एक्ट में सेम था, दैट इट शुड हैव मिनिमम 3 मेंबर्स एंड देन with not less than half as independent, मतलब 50% इंडिपेंडेंट हो, राइट? 50% इंडिपेंडेंट हो, ये सिचुएशन थी। अभी तक हालात ऐसे ही थे NR कमिटी में, नॉमिनेशन नॉमिनेशन में, कि नॉट लेस देन 50%। बट अब हालात चेंज हो गए, अब बोलता है एटलीस्ट 2/3। तो आप अपनी नॉमिनेशन एंड नॉमिनेशन कमिटी को चेंज करिए, यू हैव टू मेक एटलीस्ट 2/3 एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट? एटलीस्ट 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट। बट ये LODR में चेंज है, कंपनीज एक्ट में नहीं, LODR में। सर अंडरस्टूड। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कोई चेंज नहीं, अभी भी वही है कि 1 ID चाहिए। हालांकि कंपनीज एक्ट में बोलता है SR कमेटी शुड हैव बी हेडेड बाय द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, बट LODR में कुछ भी नहीं लिखता है, बोलता है 1 ID कम से कम हो, वो अभी भी सेम है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी सेम, 1 ID। So there is no change in the composition of independent director except for NR committee. NR is a nomination division. Quorum is same. Audit committee भी हो 1/3 और 2 हाई करने की जो आदत है, 2 independent directors present हो। NR committee में भी 1/3 और 2, बोला 1 independent कम से कम आए मीटिंग में। SR committee का साइलेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट में 1/3 और 2 और 1 डायरेक्टर बोल दिया। बोला क्यों? बोला क्योंकि इसमें तो नॉन डायरेक्टर्स भी मेंबर होंगे, तो कम से कम 1 डायरेक्टर तो प्रेजेंट हो कोरम में। फ्रीक्वेंसी वी नो दैट ऑडिट कमेटी 4 बार होता है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स 4 बार होते हैं ना क्वार्टरली। NR कमेटी बोला 1 बार तो करो ही करो,
क्योंकि आपको इवैल्यूएशन करना है, मैट्रिक्स बनाना है। एसआर कमेटी बोला एक बार तो करो ही करो, कंप्लेन रिजॉल्व करनी है। रिस्क बोला 2 बार। सर ऐसा क्या रिस्क में? रिस्क बोला गोइंग फॉरवर्ड रिस्क मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिकॉज व्हेन यू डोंट विजुअलाइज दैट व्हाट कैन बी द डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, योर गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज नॉट properly framed. So risk management committee has to happen twice. The next change which is there in the LODR is regulation 47, and 47 में A that says very clearly, आपको याद होगा कि हम लोग कुछ कुछ इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को प्रायर करते हैं 29 में। मतलब जब जब रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हो 5 दिन पहले बताएंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हो वर्किंग डेज पहले बताएंगे कुछ, राइट? सो ऐसे ही रिजल्ट्स में यू हैव टू इंटीमेट इन एडवांस ऑफ 5 क्लियर डेज, एंड रेगुलेशन 47 बोलता था इंटीमेट करने के साथ साथ इसको पब्लिश भी करो न्यूज़पेपर में। झमेला था, बोला हम एक नोटिस देंगे कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, अब उस बोर्ड मीटिंग की नोटिस को पब्लिश भी करवाओ रेगुलेशन 47 में। तो बोला इतना दरकार नहीं है, जब स्टॉक एक्सचेंज पे बता दिए रिजल्ट आ रहा है 5 दिन पहले, क्लियर डेज पहले, फिर क्यों पब्लिश कराना? बोला हटा दिया इसको। लेकिन सुन लीजिए इसके साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कंपनी हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट एंड द कंपनी डिडंट पब्लिश द रिजल्ट इन न्यूज़पेपर, प्लीज एडवाइज एज द कंपनी सेक्रेटरी। पूरा गांव खोज, नहीं अब न्यूज़पेपर हट गया। अरे न्यूज़पेपर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग के लिए हटा है, रिजल्ट आज भी जो है विद इन 48 आवर्स आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करने पड़ेंगे। फिर से सुन लीजिए, रिजल्ट न्यूज़पेपर में आज भी 48 आवर्स में पब्लिश होगा, राइट? तो रिजल्ट पब्लिश होगा, इंटीमेशन जो बोर्ड मीटिंग का है यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन यू डोंट नीड टू मेक अ पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है रेगुलेशन 44 रिलेटेड चेंजेस। वी ऑल नो टॉप 100 कंपनी को एजीएम 5 मंथ्स में करनी पड़ती है। यस सर उनको रिजल्ट हम सुने 48 आवर्स में देना पड़ता है। यस लेकिन ये 48 आवर्स वाला झमेला था। क्या हुआ ना, सपोज करिए मीटिंग फ्राइडे को हुई और वो कंपनी का सैटरडे संडे ऑफ है, बट क्या करें, एलओडीआर के चलते पूरा स्टाफ आएगा, काम करेगा। संडे अगर 48 आवर्स ओवर हो रहा उसके पहले देगा रिजल्ट, प्रॉब्लम हो सकता है ना। छुट्टी का दिन पड़ जाए, 2-3 बैक टू बैक छुट्टी हो जाए, जैसे अभी कुछ दिनों पहले होते आई है, तो क्या करोगे बैक टू बैक हॉलीडेज में? तो सेबी हैज मेड इट क्लियर विद इन 2 वर्किंग डेज। तो जब हम लोग काम करेंगे तब 2 दिन के अंदर दे देना रिजल्ट। इट्स अ यूनिफॉर्म, अगेन क्लैरिफिकेटरी। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज रिलेटिंग टू द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। एंड सस्टेनेबिलिटी सर ये नया क्या ले आया? सी अभी तक जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया 2021-22 तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट देते थे। सर तो ये डिसकंटिन्यू क्यों हो रहा है? ये डिसकंटिन्यू इसलिए हो रहा है, हम लोग अब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी लाएंगे जिसमें 3 पिलर इंपॉर्टेंट होंगे, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि रेगुलेशन 34 सब रेगुलेशन 2 and sub-regulation F says very clearly that now the time has come we should publish the sustainability report focusing on the governance aspect in terms of environmental, social, governance metrics, and this is applicable on top 1000 company. सर ये कब से देंगे, कौन से फाइनेंशियल ईयर से? फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद वाली जो रिपोर्ट बनेगी, मतलब जो मार्च 23 की रिपोर्ट बनेगी, वो सब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पे बनेगी। सर इसमें एक चीज बताएंगे, हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट भी होता है। सी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज द अनदर न्यू कंसेप्ट व्हिच द मिनिस्ट्री इज आल्सो वर्किंग ऑन। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट मींस बोथ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है? नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट, राइट? और हमारी एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? वो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है। तो अभी भी हम 2 रिपोर्ट अलग अलग दे रहे हैं, जैसे एनुअल रिपोर्ट देते हैं फाइनेंशियल, एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या देते हैं? वो होगी नॉन फाइनेंशियल। इसीलिए देखिएगा टाटा टाइप कंपनी जब वो इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट लाती है, क्यों? वो उसी में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इंक्लूड करती है, सो दैट शेयर होल्डर गेट्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट? एंड द लास्ट चेंज इन द एलओडीआर इज दैट चेंज ऑफ नेम। सर ये क्या है? ये रेगुलेशन 45 में वेरी क्लियरली एक रिक्वायरमेंट था, बोला जब जब आप नेम चेंज करो आरओसी से नेम अवेलेबल के बाद पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास जाओ, अप्रूवल लो। एक प्रैक्टिसिंग सीए का सर्टिफिकेट देना पड़ता था दैट योर कंपनी हैज चेंजिंग द नेम बिकॉज जो उनका रेवेन्यू 50% मोर देन दैट जनरेट हुआ न्यू एक्टिविटी एटसेट्रा।
and the other conditions are duly complied with. प्रॉब्लम क्या था, ये सर्टिफिकेट देने जाओ, ये कंप्लायंस करने जाओ, मतलब आप आरओसी से नेम अवेलेबल ले लिए, अब अगर सपोज करिए स्टॉक एक्सचेंज बोलते नहीं ये नेम अभी नहीं देंगे, तो फिर आप एक नया नेम सोच के आओ. एंड अननेसेसरी, इट इज लाइक फॉलोइंग फॉर अ थिंग विच इज ऑलरेडी अप्रूव्ड. सो सेबी हैज अग्रीड टू दैट एंड सेड कि नहीं, हमारा कोई प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, अब हटा दो प्रायर अप्रूवल. अगर आपने नेम अवेलेबल ले लिया आरओसी से, जब आप शेयर होल्डर का अप्रूवल लोगो तो आप अपने एक्सपेरिटी स्टेटमेंट में ये सर्टिफिकेट लगा देना सीए की, एंड दैट विल सफाइस योर पर्पस. सो दैट इज द चेंज इन टर्म्स ऑफ अ चेंज ऑफ नेम. सो देखिए, चलते चलते वी अंडरस्टूड आरपीटी के चेंजेस, वी अंडरस्टूड सर्टेन क्लैरिफिकेटरी चेंजेस जैसे मार्केट कैप एग्जाम्शन, 3 साल तक आप अगर वापस ले लिए तो फिर से एग्जाम्शन मिल जाएगा. देन यूनिफॉर्मिटी, 21 डेज यूनिफॉर्म करना क्वार्टरली को, कुछ कंप्लायंस जो हाफ ईयरली थे उसको एनुअली करना, राइट. देन चेंज इन टर्म्स ऑफ अ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का 3 months टाइमलाइन लाना, जब शेयर होल्डर से आपको अप्रूवल लेके आना हो, वो चाहे अपॉइंटमेंट हो चाहे रीअपॉइंटमेंट हो. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऑब्लिगेशंस में चेंजेस लाना, उनके पिक्यूनियर रिलेशनशिप को डिफाइन करना रिलेटिव्स के. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए दोनों टेन्योर के लिए अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वंस रिजाइन cannot become for a period of 1 year WTD etc. of the company holding associate subsidiary or company belonging to the promoter group. फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रिजाइन करे तो डिटेल्ड रीजन दे, वो समझे. ट्रांसफर ट्रांसमिशन जो हम लोग समझे ट्रांसफर डीमैट में होता था, ट्रांसमिशन भी अब डीमैट में होगा. रेगुलेशन 44 में वोटिंग को लेके समझे कि 2 वर्किंग डेज हो गया रिजल्ट का, राइट. बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट समझे कि अब हम लोग को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी देना है गोइंग फॉरवर्ड. इट इज एप्लीकेबल फॉर टॉप 1000 कंपनी. कमिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस समझे, एंड देन वी अंडरस्टूड द चेंज ऑफ नेम एटसेट्रा, right, the procedure. So these are the brief changes. Apart from these, we have so many videos on the LODR which can give you the detailed view or insights of the LODR. So thank you for this. Thank you.